Hello and welcome to Revision of Company Law. Lesson number 2. Legal status and type of registered companies. Let's get started. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी वर्ड का मतलब क्या है, वो कहाँ से डिराइव किया गया है. So it is derived from a Latin word come and penis. Come का मतलब होता है together और penis का मतलब होता है bread. That is coming together with the purpose of earning bread. जब एक mindset के लोग एक साथ आते हैं, एक association बनाते हैं with the purpose of carrying on some business with the motive of earning profits, उस association को हम company कहते हैं जब वो company law के अंदर register होती है. Right? अब कंपनी रजिस्टर तो होती है लेकिन उसे रेगुलेट कौन करता है, कौन ये डिसाइड करता है कि कंपनी का क्या पावर्स है, क्या स्कोप है, क्या लिमिटेशंस है. इट इज डिसाइडेड बाय कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज रूल 2014. सो ये दोनों चीजें किसी भी कंपनी को रेगुलेट करती है जो कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर हुई होगी. ओके, रेगुलेशन तो पता चल गया, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में दो तरीके से आ सकती है. दो कैसे? एक तरीके से ये आ सकती है, कंपनी लॉ के अंदर अगर कोई भी रजिस्टर होता है एज अ कंपनी तो वो कंपनी कहलाती है, जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. राइट, लेकिन एक और तरीका है, दैट इज स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. कुछ ऐसे पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं जो एग्जिस्टेंस में कैसे आए हैं, थ्रू स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसबीआई. ये सब कंपनीज ही हैं लेकिन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में रजिस्टर होकर ये कंपनीज बनी है, कंपनी लॉ के अंडर नहीं. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड कंपनी लॉ. राइट, अब कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. मतलब क्या है इस डेफिनेशन का? वो कंपनी कहलाएगी जो कंपनी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर. इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, समझ आता है. प्रीवियस एक्ट वाली भी कंपनी मानी जाएगी, क्यों? वो तो पहले से ही कंपनी है ना. हाँ, लेकिन इस एक्ट के रेगुलेशंस रूल्स सिर्फ उन्हीं कंपनीज में लग जाएंगे जो कंपनीज इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई. अगर हम प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर की हुई कंपनीज को इंक्लूड नहीं करें तो फिर उन कंपनीज को कौन रेगुलेट करेगा? क्या उन सबको वापस इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा? सो ऐसा मेस न हो, इसलिए हम लिखते हैं कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. अगर आप प्रीवियस कंपनी लॉ में भी इनकॉर्पोरेट हो रखी होंगी तो भी आप कंपनी मानी जाएंगी और इस एक्ट के रेगुलेशंस भी आप पे एप्लीकेबल होंगे. करेक्ट. अब कंपनी बन तो गई, बट व्हाट इट मींस अंडर लॉ. एक कंपनी का क्या मतलब होता है लॉ के अंदर? तो कंपनी अंडर लॉ एक लीगल पर्सन है. व्हाई लीगल पर्सन? बिकॉज इट इज क्रिएटेड थ्रू लॉ. इट इज नॉट क्रिएटेड थ्रू नेचुरल बर्थ प्रोसेस. लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है तो लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है. नेचुरल पर्सन क्यों नहीं? बिकॉज नेचुरल बर्थ के थ्रू क्रिएट नहीं की गई है, लॉ के थ्रू क्रिएट की गई है, इसलिए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लीगल पर्सन हम एक कंपनी को कहते हैं. अब ये लॉ में क्रिएट की गई है तो इसे डिसॉल्व भी लॉ में ही हो सकती है. देयर इज नो अदर प्रोसेस टू डिसॉल्व द कंपनी. इट इज क्रिएटेड अंडर लॉ एंड इट विल डिसॉल्व अंडर लॉ इटसेल्फ. ठीक है. अब कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जब रजिस्टर होती है तब वो कंपनी बनती है. एग्जिस्टेंस में कब आती है कोई भी कंपनी? जब वो एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है. जब वो रजिस्टर होती है, जब वो एग्जिस्टेंस में आती है, देन इट इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट्स मैनेजमेंट. सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब खुद का नाम, खुद का काम. नथिंग शेयर्स विद इट्स शेयर होल्डर्स, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, सब कुछ अलग अलग है. शेयर होल्डर्स का अलग, मेंबर्स का अलग, मैनेजमेंट का अलग और कंपनी का सब कुछ खुद अलग. राइट, तो ये होती है कंपनी लॉ के अंदर जब वो लॉ के अंदर रजिस्टर होती है, क्रिएट होती है. राइट. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी कंपनी के? क्या ऐसे फीचर्स है कंपनी के जो उसको बाकी फॉर्म ऑफ एसोसिएशंस जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एलएलपीज हैं, उनसे अलग बनाता है? सो क्या अलग बनाता है? पार्टी टाइम चालू, परसेंट तो सो गया. कैरेक्टरिस्टिक्स है ये. हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स है. जैसे P stands for perpetual succession, T stands for transferability of shares, C stands for corporate personality, again C stands for capacity to sue or be sued, and S stands for separate property. सो एग्जाम में अगर पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी कंपनी के, तो पार्टी टाइम चालू, परसेंट तो सो गया. डोंट राइट एग्जैक्टली दिस लाइन, बट आप इसकी मदद से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं. राइट. अब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब क्या होता है? खुद का नाम, खुद का काम. उसका खुद का नाम होगा जब वो रजिस्टर हो जाएगी और उसके अंडर ही वो अपने सारे काम कर सकती है. जब रजिस्टर होगी तो क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी अपने मेंबर्स से. सेपरेट होने का मतलब है कि उसके असेट्स अलग, उसकी प्रॉपर्टीज अलग, टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट मेंबर्स. खुद के नाम पे डेब्ट्स ले सकती है, बोरो कर सकती है, पैसा लोगों को दे सकती है, खुद का बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है, खुद के नाम पे सब कुछ कर सकती है नॉर्मली जो एक ह्यूमन बीइंग अपने नाम पे कर सकता है. राइट, दैट इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. नाउ व्हाट डज परपेचुअल सक्सेशन मीन? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है, जैसे कि हमने देखा कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो ये डिफरेंस की वजह से कोई भी मेंबर आए जाए, मरे जिए, मैनेजमेंट चला जाए, नया मैनेजमेंट आ जाए, इट डजंट अफेक्ट द कंपनीज कंटिन्यूटी. कंपनी चलती ही रहेगी, चाहे उसके मैनेजमेंट में चेंज हो, चाहे उसके शेयर होल्डर्स में चेंज हो, चाहे वो लोग मर जाए, खत्म हो जाए, इट डजंट अफेक्ट द कंपनी. सो कंपनी कंटिन्यूज इट्स एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, इट्स मैनेजमेंट. दैट इज नोन एज परपेचुअल सक्सेशन. मेंबर्स आए जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट, अब कंपनी सेपरेट हो गई है अपने मेंबर्स से, अपने मैनेजमेंट से, आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन, तो अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, उसे डिस्पोज ऑफ कर सकती है, उसे यूज कर सकती है. तो इट हैज सेपरेट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट्स मैनेजमेंट. राइट.
सेपरेट प्रॉपर्टी है, पावर है इसके पास कि वो लोगों को स्यू कर सकती है या खुद भी स्यूड हो सकती है किसी गलत काम के लिए। इवन कंपनीज कैन स्यू इट मेंबर्स आल्सो बिकॉज कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट पर्सन। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनते हैं कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट्स मैनेजमेंट। परपेचुअल सक्सेशन, separate legal entity, separate property, separate legal entity, capacity to sue or be sued, separate legal entity। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके सेपरेट होने की वजह से ही उसे मिलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जब कंपनी बनती है तो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। वो पैसा इन्वेस्ट कौन करते हैं? मेंबर्स इन्वेस्ट करते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट के फॉर्म में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उस पैसे इन्वेस्ट करने के बदले कंपनी उन्हें एक सर्टिफिकेट देती है कि हाँ तुमने इतना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वो सर्टिफिकेट, वो इन्वेस्टमेंट, हम उसे क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। कैपिटल का एक पार्ट होता है। हर एक मेंबर पूरा कैपिटल नहीं देता या देता भी, बट जो पार्ट वो इन्वेस्ट करता है हम उसे शेयर कहते हैं, राइट। वो शेयर वो कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। सब्जेक्ट टू कि प्राइवेट कंपनीज में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट अदर देन इट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। उन्हें कभी भी आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी को। इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी का पैसा तो कंपनी में ही रहेगा। ट्रांसफर तो आप बाहर किसी को ट्रांसफर करोगे, वो आपको पैसा देगा। नाउ ही विल बिकम द शेयर होल्डर और आपके पास आपका पैसा वापस आ जाएगा। दैट इज नोन एज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी: कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड कैपेसिटी टू sue or be sued। ओके। शेयर होल्डर्स न ही कंपनी के एजेंट्स होते हैं, न ही कंपनी के किसी एक्ट की वजह से वो बाइंडेड होते हैं। वाइस वर्सा, कंपनी भी शेयर होल्डर्स की एजेंट नहीं होती है। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, न ही कंपनी की प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स की होगी। दे आर टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। चाहे एक शेयर होल्डर के पास पूरी शेयर होल्डिंग, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हो, फिर भी कंपनी एंड मेंबर इज डिफरेंट पर्सन। केस ऑफ सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, यहाँ क्या था कि कंपनी एक बार बन गई है, इट मींस कि उसके शेयर होल्डर, जो उसके मेंबर्स हैं, उनके पास चाहे स्मॉल शेयर होल्डिंग हो चाहे लार्ज शेयर होल्डिंग हो, इट डजंट मैटर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अ कंपनी, राइट। ली वर्सेस ली केस, इस केस में क्या हुआ था कि ली जो कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होल्ड करता था, साथ ही साथ वो कंपनी का मैनेजर भी था, एम्प्लॉय भी था। तो वाइल इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ आती है कंपनी के पास क्लेम करने के लिए कंपनसेशन ऑफ लॉस। तो कंपनी वाले कहते हैं कि आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ली ही मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होल्ड करता था, तो कंपनी और वो तो एक ही इंसान है, तो आपको कैसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो उसने केस फाइल किया, तो कोर्ट ने कंक्लूड किया, चाहे वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होल्ड करता हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, इट इज डिफरेंट, ही इज डिफरेंट फ्रॉम दी कंपनी। उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए बिकॉज ही डाइज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट इन री कंट्रोलिटी कंपनी लिमिटेड, इस केस में भी यही कंक्लूड हुआ था कि कंपनी की प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी की इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी की इनकम में अगर कोई एग्जम्पशन मिलता है और वो फिर जो प्रॉफिट्स है अगर वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर शेयर होल्डर्स ये क्लेम करें कि ये हमारी कंपनी वाली इनकम ही है, तो हमें भी वो एग्जम्पशन मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो एग्जम्पशन नहीं मिल सकते जो कंपनी को मिले हैं एज इट्स इनकम, राइट, बिकॉज you and company are different persons. नेक्स्ट केस है न्यू हॉरिजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ ये कंक्लूड हुआ था, द एक्सपीरियंस ऑफ अ शेयर होल्डर विल बी रिगार्डेड एज द एक्सपीरियंस ऑफ अ कंपनी। व्हाई? अब तक हम हमेशा हर कैरेक्टरिस्टिक्स, हर केस में बोलते आ रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, देन व्हाई द एक्सपीरियंस ऑफ अ शेयर होल्डर विल बी रिगार्डेड एज द एक्सपीरियंस ऑफ अ कंपनी? क्योंकि कंपनी है, लीगल पेपर्स पे है, उसको चलाएगा ह्यूमन बींग्स चलाएंगे, तो एक्सपीरियंस किसका काम आएगा? उनके पास नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि काम तो उन्हें ही करना है। नाम कंपनी का होगा, काम तो शेयर होल्डर्स को करना है, तो अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो हम उसे कंपनी का एक्सपीरियंस ही मानेंगे, राइट। मूविंग ऑन, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज क्रिएटेड थ्रू लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है, तो लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन है, खुद का नाम है, खुद का काम है, हाँ नाम काम सब खुद का है, लेकिन करता कौन है? ह्यूमन बींग्स, हम उसको चलाते हैं। चलाए भले हम, लेकिन नाम उसी का रहेगा, राइट। उसके पास खूब सारे राइट्स हैं, प्रोटेक्शन है, प्रिविलेजेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है, ऑल जैसे कि एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं, वैसे टू सेम एक कंपनी के पास भी है। अब हम इसे आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि नहीं हम इसे देख सकते हैं, नहीं हम इसे छू सकते हैं, इसके पास राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, बट सिर्फ एग्जिस्टेंस कहाँ इसका? लॉ में है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल नहीं है। ओके, नाउ कम्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खदार इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर। इधर क्या हुआ कि कोर्ट में केस था कि एक कंपनी एज एन इंडिजेंट पर्सन केस फाइल नहीं कर सकती है। सबसे पहले तो इंडिजेंट पर्सन क्या होता है? अगर कोई इंसान कोर्ट की फीस पे नहीं कर पा रहा है तो वो एज एन इंडिजेंट पर्सन कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो क्या कंपनी एज एन इंडिजेंट पर्सन केस फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो कंटेंशन था कि इंडिविजुअल कर सकता है, कंपनी इंक्लूड नहीं होती है, बट कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि कंपनी एक इंडिविजुअल की तरह इंडिजेंट पर्सन की कैपेसिटी में स्यू कर सकती है अगर ये प्रूव होता है कि उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है कोर्ट की फीस को पे करने के लिए। सो कंपनी को एज एन इंडिजेंट पर्सन ट्रीट किया जा सकता है। ओके, इट वाज डिसाइडेड इन व्हिच केस? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खदार इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर। नाउ कम्स द
कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक एक पढ़ेंगे, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी एंड ऑल ऑफ दिस, राइट। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स आए जाएं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज सेपरेट फ्रॉम इट मेंबर्स। सेपरेट है तो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स का कोई राइट नहीं होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, कुछ भी वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो खुद की मर्जी से ओन कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है, सब कुछ खुद के नाम पे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कैपिटल एक कंपनी में होता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, शेयर्स कहते हैं। वो शेयर्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कोई भी शेयर होल्डर को ये कंपलसरी नहीं है कि आपने एक बार इन्वेस्ट किया तो फिर आप निकल नहीं सकते हैं। यू कैन ट्रांसफर द शेयर्स। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, बट उसके अलावा पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। और जब अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो और इजीली ट्रांसफरेबल है, क्योंकि वो डीमैट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक मोड में है। ओके। तो कभी कभार क्या होता है कि शेयर होल्डर्स अपने बीच में एक एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो एग्रीमेंट क्या इन्फोर्सेबल रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा तब तक जब तक कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में उसके मेन पार्ट के प्रोविजंस हो। मतलब जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट है उसके जो मेन पार्ट है वो अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, उसे माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अब हमने देखा कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो हो सकता है कि उसके साथ कभी गलत हो, कभी वो लोगों के साथ गलत हो, तो इस ऐसे केस में किस पे से हम केस कर सकते हैं? मेंबर्स पे तो कर नहीं सकते, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपनी। उनके ऊपर कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं आती, नहीं कोई राइट आता है, तो फिर कौन स्यू करे या कोई कंपनी को स्यू कैसे कर सकता है? कर सकता है। कंपनी हैज a capacity to sue and be sued in case of wrongs, right? अगर कंपनी को कोई डैमेज हुआ है, लाइबल या स्लैंडर, लाइबल मतलब किसी के लिखने की कुछ लिखा है उसकी वजह से कंपनी की इमेज डैमेज हुई है, या किसी ने कुछ बोला है उस वजह से कंपनी की इमेज डैमेज हुई है, ये प्रूव होना चाहिए कि हाँ इनके बोलने या लिखने की वजह से कंपनी को डैमेज हुआ है, देन कंपनी कैन sue the other party और अपना क्लेम ले सकती है। एक केस है जहां ललिता सूरजमल कंडोलिया वर्सेस ऑफिस टाइगर डेटाबेस सिस्टम लिमिटेड, सिस्टम इंडिया। यहाँ पे एक एम्प्लॉय ने एक वीडियो बनाया था और उसे पब्लिश किया था ऑनलाइन, तो उसके ऊपर केस किया था कंपनी के, इट इज डेफामेटरी फॉर द कंपनी। सो कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि आप ये प्रूव कीजिए कि वो वीडियो के कंटेंट्स जो है वो डेफामेटरी है आपके लिए, तभी आप क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यू हैव टू प्रूव इट कि आपके साथ डैमेज हुआ है आपको इस वजह से, किसी भी कंटेंट, किसी भी रिटर्न या स्पोकन कंटेंट की वजह से। ओके, नाउ ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के। ओके, नाउ कम्स कंपनी इज अ सिटीजन और नॉट। कंपनी सिटीजन होगी क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, ऑलमोस्ट सारे राइट्स है उसके कंपनी के एक इंडिविजुअल के पास होते हैं वैसे। सो या कंपनी विल बी अ सिटीजन। नो, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। बट व्हाई? बिकॉज एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 ओनली अ नेचुरल पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नो लीगल पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया। उसने क्लियरली एक्सक्लूड किया है कि लीगल पर्सन सिटीजन हो ही नहीं सकते, इसलिए हम एक कंपनी को सिटीजन ट्रीट नहीं करते हैं, राइट। पर कंपनी सिटीजन न होते हुए भी उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ राइट्स लिखे हुए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, ये सब कंपनीज के पास अवेलेबल है। ओके, क्या कंक्लूड होता है कि कंपनी सिटीजन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि यू आर नॉट इंक्लूडेड इन सिटीजन। ओके, बट फिर भी उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। ओके, अब एक केस था बेनेट कोलैम कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये कंक्लूड हुआ कि शेयर होल्डर्स, एक मेंबर, एक इंसान जब शेयर होल्डर बन जाता है तो उसके फंडामेंटल राइट्स को कोई इफेक्ट नहीं होता है। कैसे? फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी है जिसका काम है न्यूज सेल करना, मीडिया करना, न्यूज़पेपर्स बनाना एंड प्रिंट करना न्यूज़ को और सेल करना। ओके, अब ये कंपनी का काम है, बट ये मोटिव किसका है कि न्यूज़ सेल करना? उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, उसके मेंबर्स का ये मोटिव है कि हम न्यूज़ को सेल करेंगे टू द पीपल थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब उस कंपनी के ऊपर स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, लिमिटेशन लगा देता है कि आप न्यूज़ सेल, ये पॉइंट्स नहीं सेल कर सकते हैं, या इतना ही सेल कंटेंट सेल कर सकते हैं, ऐसे लिमिटेशंस लगा देगा। तो वो लिमिटेशंस कंपनी पे लगी या उनके पीछे मेंबर्स पे लगी? कंपनी पे लगी, लेकिन उसके थ्रू मेंबर्स पे भी लगी। अब मेंबर्स जो चाहते थे कि न्यूज़ सेल करना, वो तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ स्टेट ने रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन लगा दी। तो ये उनके राइट को अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज़ दे हैव अ राइट टू स्पीच एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके राइट पे अफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये उनका मोटिव है कि वो कंपनी के थ्रू न्यूज़ को सेल करें। कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन लगना मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगना। ऐसा हो चुका है इस केस में, तो वो अपना फंडामेंटल राइट यूज़ कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कि हमारा जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो अफेक्ट हो रहा है। सो दिस वाज़ कंक्लूडेड कि अगर स्टेट के एक्शन की वजह से शेयर होल्डर्स के राइट को कोई अफेक्ट हो रहा है, उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। शेयर होल्डर बनने का ये मतलब नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट्स अब आपके पास नहीं रहेंगे, रहेंगे, एंड यू कैन इवन क्लेम दैट। ओके, अभी हमने ऊपर देखा कि सिटीजनशिप एक्ट ने तो साफ साफ कंपनियों को मना कर दिया कि भाई तुम नहीं आ सकते। कंपनियों को नहीं, लीगल पर्सन को ही मना कर दिया है कि तुम हमारे अंदर नहीं आओगे एंड यू विल नॉट बी कंक्लूडेड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, सिटीजनशिप तो है नहीं कंपनी के पास, लेकिन फिर भी उसके पास नेशनलिटी, डोमिसाइल और रेजिडेंस है।
वो कैसे? जहां कंपनी रजिस्टर करती है उस प्लेस का उसको डोमिसाइल मिलता है, रेजिडेंस मिलता है और नेशनलिटी मिलती है। सो कंपनी जहां रजिस्टर करेगी उसकी मदद से उसको नेशनलिटी, डोमिसाइल और रेजिडेंस तो मिल जाएगा, लेकिन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, बिकॉज सिटीजनशिप एक्ट ने साफ साफ उन्हें निकाल लिया है। राइट राइट। अब कंपनी जब बनी तो लोग कंपनीज को क्यों प्रेफर करने लगे? पार्टनरशिप फर्म्स भी तो अच्छी थी, उसमें भी एसोसिएशन मिलो, काम करो, एक माइंडसेट के लोग आओ, बिजनेस करो, प्रॉफिट अर्न करो। क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम था लाइबिलिटी। जब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई भी एसोसिएशन लॉस में जाता था तो उसके मेंबर्स के ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी आती थी कि अब तुम अपना पर्सनल पैसा लाओ, पर्सनल प्रॉपर्टी लाओ टू पे ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ दैट एसोसिएशन। बट कंपनी का सबसे बेस्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कि आपके पास जितने शेयर्स हैं उतना पैसा आप कंपनी को दे दीजिए, उसके बाद आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, भले कंपनी कितने भी लॉसेस में जाए, लैक्स के लॉसेस में, करोड़ के लॉसेस में, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जितनी आपकी शेयर होल्डिंग है उतना पैसा वो कंपनी को देना है, उतनी लाइबिलिटी ही है आपकी। ओके, अच्छा ठीक है, लाइबिलिटी तो लिमिट हो गई, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे आपकी ये लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। मतलब एक कंपनी जब बनती है तो उसे कितने लोग मिलते हैं? इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी 2%, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी 7 मेंबर्स। मिनिमम 2 या 7 लोग चाहिए होते हैं पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, राइट? अब अगर ये 7 या 2 मेंबर्स कम हो गए, 6 हो गए, 1 हो गया, ठीक है, और कंपनी अपना काम फिर भी कंटिन्यू किए जा रही है, मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं और मेंबर्स को ये पता है कि हम हमारी मिनिमम जो लिमिट है उससे कम है और फिर भी 6 महीने से काम किए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में उन 6 महीने में जितनी भी लाइबिलिटीज अगर नहीं होंगी, वो मेंबर्स उसके लिए पर्सनली लाइबल होंगे। उन 6 मंथ्स या उससे जितना भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे वो लोग बिलो दी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स काम कर रहे हैं और उन्हें ये चीज पता है, तो उस पीरियड में जितनी भी डेब्ट्स होंगी उन सब के लिए वो पर्सनली लाइबल रहेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ गई उनके ऊपर, राइट? दिस इज एज पर सेक्शन 3 है। ओके, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी। अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ही एज अनलिमिटेड कंपनी हुई है तो फिर तो उसके सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड ही रहेगी। ओके, comes section 7 subsection 7 clause b, company incorporated using false information या fraud। अगर कंपनी को बनाया ही उसके मेंबर्स ने किसी झूठी इंफॉर्मेशन या फ्रॉड के पर्पस से है तो जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, एज डायरेक्टेड बाय ट्रिब्यूनल। सेक्शन 339 सबसेक्शन 1, अगर बिजनेस को डिफ्रॉड के इंटेंट से कैरी ऑन किया गया है और ये बात पता चलती है वाइंडिंग अप के अंदर कि बिजनेस वाज कैरीड आउट विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड, तो जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व थे नोइंगली दे विल बी लायबल फॉर ऑल और एनी डेब्ट्स। जितनी भी डेब्ट्स हैं उन सबके लिए वो पर्सनली लायबल होंगे। ओके, अगर आपने कंपनी शुरू से ही फ्रॉड के लिए बनाई होगी तो आपकी लिमिट लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर आपने बिजनेस को कैरी आउट विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड किया है तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। नाउ कम सेक्शन 35 सबसेक्शन 3, फ्रॉडलेंट प्रोस्पेक्टस इशू। अगर कंपनी पैसा जब पब्लिक से रेज करने जा रही है, उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया और वो प्रोस्पेक्टस झूठा है, फ्रॉड करने के पर्पस से इशू किया जा रहा है, तो ऐसे में जो भी डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं वो सब पर्सनली लायबल होंगे, जो भी लॉस या डैमेज इन्वेस्टर को उस झूठे प्रोस्पेक्टस की वजह से हुआ होगा। नेक्स्ट कम सेक्शन 75 सबसेक्शन 1, फेलियर टू रीपे डिपॉजिट्स। अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग फ्रॉड विद द डिपॉजिटर्स, ऐसे केस में जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे जिन्होंने ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए होंगे वो पर्सनली लायबल होंगे, जिसके लिए डिपॉजिटर को जो भी लॉस फेस करना पड़ा उसके लिए वो लोग पर्सनली लायबल होंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 224 सबसेक्शन 5, अगर किसी भी इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन करते हुए ये पता चलता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड है और उसकी वजह से डायरेक्टर्स या जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, ऐसे केस में वो सारे जो लोग जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है वो पर्सनली लायबल होंगे और उन लोगों को जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है वो उन्हें वापस रीपे करना पड़ेगा। सो इन केसेस में जो भी मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो सकती है, अदरवाइज इट विल बी लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, नाउ कम्स कि एक कंपनी जब रजिस्टर होती है तो वो सेपरेट होती है अपने मेंबर्स से हर केस में, चाहे वो लाइबिलिटी हो, चाहे वो राइट्स हो, उसके पास पावर है कि वो किसी को स्यू कर सकती है, कुछ हो सकती है, प्रॉपर्टी उसकी अलग होती है उसके मेंबर्स से, वैसे ही उसके पास राइट होता है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर करना? एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में बहुत सारा काम करती है, उसको बहुत सारे आउटसाइडर्स के साथ डील करना पड़ता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना पड़ता है, तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है वो खुद के नाम से एंटर करती है, इसमें शेयर होल्डर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर करती है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स है, जो भी लाइबिलिटीज आती है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो सब कंपनी की होगी, न कि उसके मेंबर्स की। सो मेंबर्स आर नोवेयर इन्वॉल्वड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे राइट्स हो चाहे लाइबिलिटीज हो, मेंबर्स को उससे लेना देना कुछ नहीं है, शेयर होल्डर्स को उससे कोई लेना देना नहीं, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपनी। तो सबसे पहले तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी और शेयर होल्डर्स अलग अलग। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कंपनी खुद के नाम से एंटर करती है, शेयर होल्डर्स नहीं उसे एनफोर्स कर सकते हैं, नहीं वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होते हैं। जो भी बेनिफिट, जो भी लाइबिलिटी अराइज होती है उस कॉन्ट्रैक्ट से वो सिर्फ कंपनी की होती है, न कि शेयर होल्डर्स की होती है। अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हुआ है या कंपनी ने किसी के साथ गलत किया है तो इस केस में कंपनी ही लाइबल होगी, वो ही स्यू कर सकती है अदर पार्टी को और अदर पार्टी भी सिर्फ कंपनी को ही स्यू कर सकती है, शेयर होल्डर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट से लीगल राइट्स मिलते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ कंपनी की ही होती है, शेयर होल्डर्स आर नोवेयर इन्वॉल्व। ठीक है, अगर मान लो डायरेक्टर ने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है और शेयर होल्डर को मिसलीड किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए और शेयर होल्डर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर लिया उस वजह से, तो शेयर होल्डर बाद में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता सिर्फ इस बेसिस पे कि डायरेक्टर ने अपनी ड्यूटी ब्रीच की है।
बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द कंपनी। सिर्फ ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से शेयर होल्डर अपना कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो कैंसिल नहीं कर सकता है। सो कंफ्यूजन इज कि कंपनी के राइट्स, कंपनी की ड्यूटी सिर्फ कंपनी की है, मेंबर्स का उससे लेना देना कुछ भी नहीं। ना अभी हमने देखा कि कितने सारे कंपनी के एडवांटेजेस होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, खुद के नाम से स्यू हो सकती है और खुद भी दूसरों को स्यू कर सकती है। एडवांटेज जहां पे ये इतने सारे एडवांटेजेस हैं वहां पे डिसएडवांटेजेस है। हर चीज जहां प्रोज है उसके कॉन्स भी है। लाइक अब कंपनी के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है उनके क्या डिसएडवांटेजेस? सबसे पहला फॉर्मेलिटी एंड एक्सपेंसेस। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसमें बहुत पैसा लगता है, प्लस अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए पेनल्टी लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है, बहुत सारी कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये हो गया। नेक्स्ट, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करते हो वो पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं। मतलब अगर पब्लिक चाहे तो उन डॉक्यूमेंट्स को कभी भी दे सकती है बाय पेइंग नॉमिनल फीस। जो भी फीस है वो पे करे और किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कभी भी दे सकती है। तो इससे क्या होगा? प्राइवेसी बिल्कुल नहीं होगी, लॉस ऑफ प्राइवेसी। नेक्स्ट इज जब कंपनी बनती है तो उसको उसका मैनेजमेंट और उसके मेंबर्स जो उसके शेयर होल्डर्स हैं मोस्टली अलग होते हैं, मोस्टली। ठीक है ना? तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पैसा लगा हुआ होता है कंपनी के अंदर, पर वो मैनेज नहीं कर पाते। अब जैसे आप लोग हैं तो आप लोग काफी कंपनीज के, अगर आप इन्वेस्ट करते होंगे तो आप काफी कंपनीज के शेयर होल्डर होंगे, लेकिन क्या आप जाके उन कंपनीज को कंट्रोल करते हैं, डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, इनफैक्ट एनुअल जनरल मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं? नहीं, काफी सारे लोग नहीं करते। अब ऑनलाइन फैसिलिटीज आ गई हैं कि आप एनुअल जनरल मीटिंग ऑनलाइन देख सकते हैं, वरना पहले तो फिजिकली जाना पड़ता था, जो कि मोस्टली पॉसिबल नहीं होता था लोगों को। सो इस वजह से जिनका पैसा लगा हुआ था उनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था। कंट्रोल कौन करता था? मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, केएमपीज, जिनका पैसा शायद लगा हुआ भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है, तो वो कंट्रोल करते थे। तो इनडायरेक्टली कंपनी कंट्रोल होती, जो ओनर्स है उनका कंट्रोल कम होता था। अब कम होने की वजह से जो मैनेजमेंट है उसका तो पैसा लगा हुआ नहीं है, वो तो कंपनी मैनेज करने आए हैं, तो कम लोगों के पास पावर होने की वजह से चांसेस क्या बढ़ जाते हैं? फ्रॉड करने के, उस पैसे को गलत तरीके से यूज करने के, पैसे को डाइवर्ट करने के, तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड के साथ साथ एक और चीज होती है कि अभी हमने ऊपर देखा कि आरओसी के साथ हमें कितनी सारी फाइलिंग्स करनी पड़ती है, कितने सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, और पब्लिकली एक्सेसिबिलिटी, साथ ही साथ पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्यों पब्लिक को ये एक्सेसिबल होता है? एक्सेसिबल इसलिए होता है कि जो भी कंपनी काम करिए वो एक सोसाइटी में करिए, उस सोसाइटी को वो हार्म ना करे, उसके लोगों को हार्म ना करे, अपने स्टेक होल्डर्स को हार्म ना करे, इसलिए उनका पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उन्हें पब्लिक का ध्यान देते हुए ही काम करना पड़ता है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो रेगुलेटरी इंटरवेंशन बीच में आएंगे, रेगुलेटर्स जो भी है वो बीच में इंटरवीन करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा और प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट, तो हमने चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, दैट इज लीगल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। नाउ कम्स टू द टाइप ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। अब कंपनीज किस किस तरह की हो सकती है, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हमसे, ये देखते हैं। 6 पार्ट्स में कंपनीज क्लासिफाई होती है, उसके इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, मेंबरशिप के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स की लायबिलिटी, कंट्रोल और नेशनलिटी के बेसिस पे कंपनी को क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में दो तरीके, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड। यहाँ जो अनरजिस्टर्ड लिखा है ये गलत है, सॉरी, सिर्फ दो तरीके से, स्टैट्यूटरी या रजिस्टर्ड। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट दो तरीके से होती है, या तो कंपनी लॉ के अंदर या स्पेशल एक्ट के अंदर। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है हम उसे स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं, जैसे कि एलआईसी, एसबीआई। जो कंपनीज कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है हमने रजिस्टर्ड कंपनीज कहते हैं, जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट इज मेंबरशिप। मेंबरशिप, अगर दो लोग या उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी, राइट? If seven or more than seven members start a company, then it is a public company. और अकेला इंसान अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर सकता है करता है तो इज इट पॉसिबल? ये इट इज पॉसिबल अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एज एन ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो मेंबरशिप में थी प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। नेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, इन सबको प्रमोट करना, इस मोटिव से जो कंपनीज बनती है, जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती है, उन्हें सेक्शन 8 कंपनीज कहते हैं। ऐसी कंपनीज प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करके वापस कंपनी में ही इन्वेस्ट करती है और उसे सोशल वेलफेयर जो भी उसका प्रमोट का मोटिव है उसके लिए यूज करती है। नेक्स्ट कम्स निधि कंपनी। निधि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह है, जिसका मोटिव होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने मेंबर्स से पैसा लेती है और जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो उन्हें वापस लेंड करती है। ये अपने मेंबर्स को ही लेंड करती है, राइट? दिस इज निधि कंपनी। नेक्स्ट कम्स प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनीज वो कंपनीज है जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग, हार्वेस्टिंग, एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, दैट इज बेसिकली फार्मिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी एक्टिविटीज होती है। अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव फार्मिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी एक्टिविटीज होती है वो अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है तो हम उसे प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। तो कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों की मदद करना है, सेक्शन 8 कंपनी। लोगों से पैसा लेना है, उसी को वापस देना है, निधि कंपनी। फार्मिंग, उससे जितनी रिलेटेड एक्टिविटीज है उस पर्पस से कंपनीज बनती है, देन इट इज प्रोड्यूसर कंपनी, राइट? नेक्स्ट कम मेंबर्स लायबिलिटी। अगर कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही लिमिटेड है जितने की उन्होंने शेयर्स ले रखे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर मान लो मैं किसी कंपनी की शेयर होल्डर हूं, मेरे पास एक शेयर है जो कि 100 रुपीज का है, तो मेरी लायबिलिटी कितनी हुई? 100 रुपीज। वंस आई हैव पेड 100 रुपीज, आई हैव नो फर्दर लायबिलिटी रिलेटेड टू दैट कंपनी। फिर कंपनी लॉसेस में जाए, लिक्विडेशन में जाए, आई हैव नो लायबिलिटी। नेक्स्ट कम लिमिटेड बाय गारंटी। अगर मैं मान लो वापस किसी कंपनी की शेयर होल्डर हूं, मैंने गारंटी दी है कंपनी को कि आई विल पे 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ
वाइंडिंग अप, अगर कंपनी की लाइबिलिटी होती है तो अगर मान लो फ्यूचर में जाके कंपनी का वाइंड अप होता है, उसकी लाइबिलिटी आती है 10 लाख रुपीस, मैं कितने के लिए लाइबल हूँ? सिर्फ 5 लाख, उसके ऊपर कंपनी जाने, आई हैव नो फर्दर लाइबिलिटीज अबाउट 5 लाख रुपीस। ये लाइबिलिटी का अराइज होती है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। मैं कंपनी के तरफ भी लाइबल हूँ और जो अदर पर्सन है, जो क्रेडिटर्स है, उनके लिए भी लाइबल अप टू एन अमाउंट ऑफ आई हैव गारंटी, दैट इज 5 लाख रुपीस या जो भी अमाउंट मेंबर गारंटी के लिए लेता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये इसमें मेंबर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। जब कंपनी वाइंड अप होती है, जितनी भी उसकी लाइबिलिटी है, मेंबर उसके लिए पर्सनली लाइबल होता है, उसे वो लाइबिलिटी पूरी पे ऑफ करनी होती है। वो कंपनी की तरफ भी लाइबल होता है और जो अदर मेंबर्स है उनकी तरफ भी लाइबल होता है। ओके, देन इट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। नेक्स्ट कम्स कंट्रोल। कंपनी किस बेसिस पे डिसाइड हो रही है कि किसका कितना कंट्रोल है, या मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल है या मैं किसी को कंट्रोल कर रही हूँ, उस बेसिस पे। फर्स्ट कम्स गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई कंपनी है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करिए, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल, स्टेट, दो स्टेट्स मिलके या सेंट्रल और स्टेट मिलके, या सेंट्रल या स्टेट की जो सब्सिडरीज है वो सेंट्रल और स्टेट के साथ मिलके अकेले किसी कंपनी को कंट्रोल कर रही है। कितना कंट्रोल? 51% का कंट्रोल कर रही है, शेयर होल्डिंग एक गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसी कंपनीज को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। अगर कोई कंपनी है उसकी 51% शेयर होल्डिंग किसी गवर्नमेंट या उसकी सब्सिडरी के पास है, देन इट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। नाउ कम्स होल्डिंग एंड सब्सिडरी, इनको साथ साथ समझते हैं। एक कंपनी है जिसका 51% कंट्रोल और उसका बोर्ड का मैनेजमेंट किसके पास है? किसी दूसरी कंपनी के पास है, तो मैं क्या कहलाऊं? वो कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। और जिस कंपनी के पास कंट्रोल है वो क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। तो जिस कंपनी के पास कंट्रोल होल्डिंग, जिसको कंट्रोल करी है वो सब्सिडरी। इनके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट कम्स नेशनलिटी। अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है तो वो क्या होगी? डोमेस्टिक कंपनी। और इंडिया के बाहर हुई है, देन इट विल हैव अ फॉरेन नेशनलिटी। क्या किसी कंपनी की सिटीजनशिप हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट उसे क्लियरली एक्सक्लूड करता है कि लीगल पर्सन सिटीजन नहीं, राइट। पर कंपनी का डोमिसाइल और रेजिडेंस फिर भी हो सकता है, कहाँ होगा? जहाँ पे वो रजिस्टर करनी थी। गॉट इट? रजिस्टर्ड कंपनीज जो कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, स्टैट्यूटरी कंपनीज जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्रिएट हुई है, लिमिटेड बाय शेयर्स, जैसे 100 रुपीज का शेयर है, 25 नहीं पे किया हुआ तो 25 तक लाइबिलिटी, वंस इट इज पेड ऑफ नो फर्दर लाइबिलिटी। गारंटी जितनी दी गई, जिस अमाउंट की दी गई हो, वाइंडिंग अप के टाइम वो लाइबिलिटी अराइज होगी, कंपनी की तरफ भी लाइबल होगा वो मेंबर, और दूसरे की एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू दैट कंपनी उसकी तरफ भी लाइबल। अनलिमिटेड कंपनी, कोई लाइबिलिटी लिमिट नहीं होती है लाइबिलिटी की। अनलिमिटेड कंपनीज प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। इन कंपनी का शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड मेंबर्स आर लाइबल टुवर्ड्स कंपनी आल्सो। और जो भी कोई पर्सन है जो कंपनी से रिलेटेड है उसकी तो उसकी तरफ भी वो लाइबल होगा। सेक्शन 8 कंपनीज नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, किसको प्रमोट करती है? कॉमर्स को, आर्ट को, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को। और प्रॉफिट क्या होता है? वापस री इन्वेस्ट होता है उनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स में। गवर्नमेंट कंपनी 51% और मोर शेयर कैपिटल, हमेशा याद रखना, इट्स नॉट 50%, इट इज 51% और मोर शेयर कैपिटल, हेल्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और उनकी सब्सिडरीज भी इंक्लूड की जाती है। होल्डिंग कंपनी या तो किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो कंट्रोल करती है, या फिर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है। आई एम सॉरी, मैंने ऊपर 51 कहा था, इट्स मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट कंपनी के केसेस में इट्स 51% और होल्डिंग कंपनी के केस में इट्स मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर इन अनदर कंपनी। और वो अनदर कंपनी क्या कहलाती है? सब्सिडरी कंपनी। अब हमने देखा कि कोई भी होल्डिंग कंपनी अगर किसी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर रखती है, देन इट इज होल्डिंग कंपनी, और जिसमें रखती है वो सब्सिडरी कंपनी। सेम अगर यही कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा लेकिन लेस देन 50% का वोटिंग पावर रखती है, तो हम उसे एसोसिएट कंपनी कहते हैं। जैसे कि सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी का कितना वोटिंग पावर होता है? 50%। सिमिलरली अगर कोई दूसरी कंपनी है जिसमें कंपनी का 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है लेकिन लेस देन 50% तक का वोटिंग पावर है, देन इट इज नोन एज एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग के साथ सब्सिडरी कब होगी? जब 50%। होल्डिंग के साथ एसोसिएट कब होगी? जब 20 से ज्यादा और 50 से कम। और जॉइंट वेंचर कंपनी, जब दो कंपनीज मिलकर किसी एक एसेट को कंट्रोल करते हैं, कंपनी को कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर कहते हैं। एक साथ आते हैं टू कंट्रोल समथिंग। ओके, डोरमेंट कंपनीज, ये ऊपर हमने क्लासिफिकेशन नहीं। डोरमेंट कंपनीज क्या होती है? जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैं कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं, उसके लिए टाइम 2 साल बाद करना चाहती हूँ, ठीक है? लेकिन अभी कोई प्रॉपर्टी मिल रही है जो बहुत अच्छे रेट में मेरे को मिल रही है और वो मुझे कंपनी के लिए चाहिए, लेकिन मेरी कंपनी तो 2 साल बाद स्टार्ट होगी। पर अगर 2 साल में वेट करूंगी तो प्रॉपर्टी या तो चली जाएगी या फिर उसके रेट्स बढ़ जाएंगे, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है। तो क्या करूँ? तो मैं कंपनी बनाती हूँ, बट एज अ डोरमेंट कंपनी, ठीक है? पहले कंपनी बनाती हूँ मैं, फिर आरओसी के पास फाइलिंग करती हूँ, उसे एज अ डोरमेंट कंपनी कन्वर्ट कर देती हूँ। उस कंपनी के नाम पे मैं अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो भी मेरी प्रॉपर्टी है उसको होल्ड कर सकती हूँ। ऐसे में ना मुझे खुद के नाम पे लेनी पड़ेगी, बाद में ट्रांसफर वाला कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, डायरेक्ट कंपनी के नाम पे हो सकती है, इजी। प्लस ऐसी कंपनी 2 साल तक के लिए डोरमेंट होती है, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होती है, कोई फाइलिंग्स नहीं होती है, इट्स जस्ट देयर टू होल्ड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी। ये भी क्लासिफिकेशन में नहीं थी। क्लासिफिकेशन में कौन कौन नहीं था? एसोसिएट नहीं थी, डोरमेंट नहीं थी और स्मॉल कंपनी नहीं थी। स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 4 करोड़ और इक्वल टू 4 करोड़, और जिनका टर्नओवर 40 करोड़ से कम है या इक्वल टू 40 करोड़ है। स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी ही होती है, पब्लिक कंपनी नहीं होती है। अब हमने यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से लेस या इक्वल, टर्नओवर 40 करोड़ से लेस या इक्वल, एंड और नहीं है। एक कंडीशन फुलफिल हुई तो नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है।
ओके एंड इट एक्सक्लूड्स होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 8 कंपनीज कंपनीज अंडर स्पेशल एक्ट। ऐसी कंपनीज जो होल्डिंग कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनीज है, वो कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएंगी, भले उनका पेड अप कैपिटल, उनका टर्नओवर इन लिमिट्स के अंदर आता हो तो भी नहीं। तीन एक्सक्लूड है कौन? होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 8 और कंपनीज अंडर स्पेशल एक्ट। नेक्स्ट कम्स डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनीज वो कंपनीज है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर करती है, वहीं पे अपना काम करती है, वहीं अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है या पे करती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। दीज आर दैट कंपनी इज नोन एज डोमेस्टिक कंपनी। और जो फॉरेन में रजिस्टर्ड होती है, वहां पे ऑपरेट करती है, दे आर नोन एज फॉरेन कंपनीज। तो ये तो हो गया कंपनी का क्लासिफिकेशन, कंपनीज का क्लासिफिकेशन, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सब देखें। अब हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उसके आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हो। देन वेरी फर्स्ट थिंग इज रिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफर। हमने देखा कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जहां उसके शेयर होल्डर्स कभी भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। बट प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शन होती है, तो उसका आर्टिकल जो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे रखे होते हैं, कुछ लिमिटेशंस, उसके ही अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? इट रिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफर। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी दे आर फ्रीली ट्रांसफरिंग। नेक्स्ट इज लिमिटेड मेंबर्स टू 200। ठीक है, मेंबर्स की लिमिट क्या है? 200, उससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। एंड प्रोहिबिट्स पब्लिक इन्विटेशन टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनीज पब्लिक के पास नहीं जा सकती है पैसा मांगने के लिए, मतलब वो जैसे पब्लिक इशू होता है पब्लिक कंपनीज के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू करके जो हम शेयर्स इशू करते हैं, आईपीओ वगैरह कहते हैं, वैसा प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं हो सकता। तो तीन मेन क्या इसकी है? रिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफर, लिमिट्स मेंबर टू 200 एंड प्रोहिबिट्स पब्लिक इन्विटेशन। अगर इनमें से एक भी जो लिमिटेशन है, जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर वो तोड़ी तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। इट चीजेस टू बी अ प्राइवेट कंपनी। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, अगर ये रिमूव की गई तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। मिनिमम मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स 200। अब ये 200 की जो लिमिट होती है, इसमें एक फीचर है, एक प्रोविजन। क्या प्रोविजन है कि इसमें जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और वो साथ ही साथ कंपनी के मेंबर्स भी है, तो हम उन्हें मेंबर्स की तरह काउंट नहीं करेंगे। मैं अगर किसी कंपनी की मेंबर भी हूँ और एम्प्लॉय भी हूँ, तो मैं मेंबर्स की लिस्ट जो 200 मेंबर्स काउंट होते हैं उनमें काउंट नहीं। ओके, अब मैंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी भी मेंबर हूँ कंपनी की, तब भी मैं एज अ मेंबर काउंट नहीं हुई। एक्स एम्प्लॉयज हु कंटिन्यूज टू बी मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड अंडर 200 लिमिट। ओके, और जॉइंट होल्डर्स हैं, उन्हें हम एक की तरह मानेंगे। मतलब अगर मैं और मेरा भाई मिलकर किसी कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, देन वी विल बी काउंटेड एज वन, नॉट टू। ओके, मिनिमम 2 मैक्सिमम 2। इनमें से कौन एक्सक्लूड? एम्प्लॉयज जो कि मेंबर भी है, एक्स एम्प्लॉयज हु कंटिन्यूज टू बी मेंबर्स, एंड जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज वन। ओके, अगर कोई डायरेक्टर है होल्डिंग जिसके पास दूसरा रोल भी है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, और वो मैनेजर सेक्रेटरी क्या होते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के। अगर वो डायरेक्टर मेंबर भी है कंपनी का, तो उसे हम मेंबर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। शॉर्ट एंड सिंपल, अगर कोई इंसान एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है किसी कंपनी का, इट विल नॉट बी काउंटेड इन मेंबर्स लिमिट ऑफ 200। ओके, अब हमने देख लिया कि मेंबर्स 200 तक हो सकते हैं, तो क्या डिबेंचर होल्डर्स भी 200 तक हो सकते हैं? नहीं, वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, जितना चाहे कंपनी 200 300 400। पर हाँ, याद रखना कभी भी पब्लिकली वो इनवाइट नहीं कर सकती, पब्लिक इशू नहीं कर सकती है, जैसे प्रोस्पेक्टस लाके कि आज हम डिबेंचर्स इशू करने वाले, वैसा नहीं कर सकती है। प्राइवेट बेसिस पे वो डिबेंचर्स कितने लोगों को भी इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? मेंबर्स आर लायबल अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट दे हैव नॉट पेड ऑफ देयर शेयर्स। अगर 100 रुपीज का शेयर, मेरे पास एक शेयर है 100 रुपीज का, मैंने 25 नहीं पे कर रखे हैं, तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? 25 पे। वंस आई पेड दैट अमाउंट, आई हैव नो फर्दर लायबिलिटीज। लेकिन हमने ऊपर एक्सेप्शंस में देखा था, जब हम लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ रहे थे, तो एक एक्सेप्शन था लिमिटेड लायबिलिटी के, बहुत सारे थे, उसमें से एक था कि इफ द मिनिमम नंबर्स की जो लिमिट होती है, अगर वो फॉल कर सकती है, इस केस में 2 से कम अगर हो जाते हैं और बिजनेस कंटिन्यूज फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और बाकी जो मेंबर्स हैं उन्हें पता है कि मिनिमम मेंबर की लिमिट कम हो चुकी है, फिर भी वो बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, उस पीरियड में जितनी भी लायबिलिटी होती है, उसके लिए वो मेंबर जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो लायबल रहेंगे, पर्सनली लायबल रहेंगे, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी उस पीरियड के लिए, उस पीरियड के डेट्स के लिए। राइट, प्राइवेट के कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स 2, इधर 2 से कम होते हैं, बिजनेस मोर देन 6 मंथ्स चलता है, मेंबर्स को ये बात पता है, तो उस केस में जितनी भी उस पीरियड में जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, उसके लिए वो इंसान पर्सनली लायबल रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन, ये तो चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, कंपनी कंटिन्यूस टेक्स इट, मतलब कंपनी चलती ही रहेगी डिस्पाइट भले मेंबर आए जाए, मैनेजमेंट आए जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। अब कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करता है, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, जिसमें लिखा होता है कि इस मेंबर का इतने शेयर्स है, इतना पे कर रखा है, और इस पेज पे उसकी सारी डिटेल्स है, रेफरेंस दे रखा होता है। जैसे हम हमारी नोटबुक में इंडेक्स बनाते थे कि चैप्टर 1 इस पेज से स्टार्ट होता है, इस पेज पे खत्म होता है, अगर हमें कभी भी वो चैप्टर देखना हो तो डायरेक्ट उस पेज को खोलते हैं एंड वी रेफर इट। सेम गोस विद मेंबर्स आल्सो, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स भी वैसे ही करता है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स 50 से कम है, तो ऐसे केस में इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाने की जरूरत नहीं। अब मेंबर्स को हमने देखा कि मिनिमम 2 चाहिए होते, डायरेक्टर्स कितने चाहिए थे? वो भी 2 चाहिए होते। अब मैं किसी कंपनी की मेंबर हूं, तो मेरा भाई भी उस कंपनी का मेंबर है, हम 2 ही मेंबर्स हैं, क्या हम दोनों ही डायरेक्टर्स बन सकते हैं? यस, हम दोनों ही उस कंपनी के मेंबर्स भी हो सकते हैं और उस कंपनी के डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं।
प्रोस्पेक्टस, क्या प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस के जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि हम पब्लिकली सब्सक्राइब ही नहीं कर सकते, पब्लिक इशू ही नहीं कर सकते, तो हमें प्रोस्पेक्टस वाली रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल ही नहीं होती है। नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का कितना मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जितना आर्टिकल्स में बता रखा है आपकी कंपनी में उतना पैसा लाना पड़ेगा, उसके अलावा एक्ट की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि इतना मिनिमम कैपिटल होगा तो ही प्राइवेट कंपनी बन सकती है, वैसा कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, ये सब तो हमने देखी बेसिक रिक्वायरमेंट्स का। अब जब कंपनी रजिस्टर करती है तो रजिस्टर करने के बाद भी उसे कुछ डिक्लेरेशंस देने पड़ते हैं टू कमेंस इट्स बिजनेस। क्या डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि डायरेक्टर्स ये डिक्लेरेशन देते हैं 180 डेज के अंदर अंदर, कंपनी रजिस्टर होने के 180 डेज के अंदर ये डिक्लेरेशन देते हैं कि जो भी सब्सक्राइबर्स थे, जो भी स्टार्टिंग सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के एमओए में लिखते हैं कि हाँ हम इस कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं, हम इतना पैसा कंपनी के अंदर लेके आ रहे हैं, तो हम उन लोगों को सब्सक्राइबर्स कहते हैं। ठीक है, उन सब्सक्राइबर्स ने जितना अमाउंट एमओए में कहा था कि हम इतना पैसा लेके आएंगे वो लेके आ चुके हैं, और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी हमने रजिस्ट्रार के साथ वेरीफाई कर लिया। तो दो डिक्लेरेशन करने पड़ते हैं, क्या? एक तो कि जो सब्सक्राइबर्स ने पैसा बोला था वो दे दिया है उन्होंने, और रजिस्ट्रार के साथ हमने रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी कंपनी का है वो वेरीफाई कर लिया है। ये किसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है? डायरेक्टर को। अगर गलत हुआ तो लायबल कौन रहेगा? डायरेक्टर। अब कंपनी का नाम कैसे खत्म होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि मालाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के केस में सिर्फ लिमिटेड, प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं थी, हम आगे देखेंगे पब्लिक कंपनी। ये तो होगी प्राइवेट कंपनी की सारे डिटेल्स की, क्या होती है, कितने मेंबर्स, कितने डायरेक्टर्स, इंडेक्स मेंटेन करना है, प्रोस्पेक्टस, एवरीथिंग। ये तो हमने देख ली प्राइवेट कंपनी की डिटेल्स। अब देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी को ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जो पब्लिक कंपनी को नहीं। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? सबसे पहला तो उसके मेंबर्स पे, 2 मेंबर्स ही चाहिए होते हैं, पब्लिक के केस में 7 चाहिए होते हैं। पेड अप कैपिटल की मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि उसको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिकली शेयर्स जाके इशू ही नहीं कर सकती है, पब्लिकली शेयर्स इशू नहीं कर सकती, डीमैट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सारी लिस्टेड कंपनीज को अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में होल्ड करने पड़ते हैं, ऐसा पब्लिक प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फिर उन्हें क्लोजर ऑफ रजिस्टर्स, जब वो अपने रजिस्टर्स बंद कर रही होती है, एक कंपनी अपने रजिस्टर थोड़े टाइम के लिए बंद करती है टू फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स या कोई और पर्पस के लिए, तो उसमें क्या होता है कि लिस्टेड कंपनीज और जो पब्लिक कंपनीज है उन्हें न्यूज़पेपर में और वेबसाइट्स पे बहुत जगह डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। प्राइवेट कंपनी को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उन्हें 7 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस देना पड़ता है। अगर 7 दिन पहले नोटिस दिया तो आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स और वेबसाइट डिस्क्लोजर्स करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ये रिक्वायरमेंट्स आ सकती है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनीज के पास एक प्रोविजन होता है कि मान लो अगर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आपको ये रेजोल्यूशन पास करना है, 75% अप्रूवल लगेगा मेरे पास, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने एओए में प्रोविजन डाल सकती है कि हम यहाँ 75% अप्रूवल नहीं लेंगे, 90%। अगर 90% मेंबर्स हाँ कहेंगे तब भी हम ये काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अपने एओए में प्रोविजन क्लॉजेस को और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, 75 से 90 जा सकती है, 75 से 50 नहीं जा सकती। प्राइवेट सिर्फ 75 से 90 80 जैसे उसको स्ट्रिक्ट करना है वो कर सकती है। एंट्रेंचमेंट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? एंट्रेंचमेंट इन एओए। ओके, अभी हमने पब्लिक कंपनी में लिखा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं? 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। वो डायरेक्टर्स मेंबर्स भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, तो डायरेक्टर्स कम चाहिए होते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनीज। साथ ही साथ पब्लिक कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, इनमें प्रोविजन होता है कि हर साल डायरेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं, उस रिटायर होते रहते हैं बाय रोटेशन। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है प्राइवेट कंपनी के केसेस में। ठीक है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद कंपनी, पब्लिक कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज को तो कंपलसरी है, पब्लिक कंपनीज को अगर वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड मेट करते हैं तो उन्हें रखने पड़ते हैं। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस वुमेन डायरेक्टर, जो कि लिस्टेड कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है। पब्लिक कंपनीज जिनका कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा हो, या 100 करोड़ हो, या उनका टर्नओवर 300 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, तो ऐसे केसेस में उन्हें वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, चाहे उनका कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा हो, चाहे उनका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा हो, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ वुमेन डायरेक्टर इन देयर कंपनी। ठीक है, ऊपर हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी अपने एओए को इंट्रेंच कर सकती है, मतलब और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस डाल सकती है। वो ये प्रोविजंस डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, उसके ऑफिस वेकेशन के लिए भी और एडिशनल ग्राउंड्स ऐड कर सकती है। जैसे कि कंपनीज एक्ट में लिखा होता है कि ये चीजें हुई तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये चीज हुई तो डायरेक्टर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। बट प्राइवेट कंपनी उसके वो लिस्ट तो है ही है, उसमें और भी चीजें ऐड कर सकती है, और ग्राउंड ऐड कर सकती है। ओके, तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर सकती है अपने प्रोविजंस को। नेक्स्ट कम्स दी केएमपी। अगर प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है तो ऐसे केस में कंपनी को केएमपी की जरूरत नहीं होती। केएमपी कंपनी सेक्रेटरी, अगर किसी प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसे कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी होता है। केएमपी क्यों लिखा है कंपनी सेक्रेटरी? बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो अ केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन, एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। राइट, अब कोई भी कंपनी जब अपने मैनेजर को रिम्यूनरेशन देती है तो उसमें लिमिट होती है एज पर एक्ट, क्या है? 11% की कैप होती है, उतना ही वो अपने मैनेजर को रिम्यूनरेट कर सकती है। बट प्राइवेट कंपनी के केसेस में ऐसा नहीं है, वो अपने एओए एज पर रेजोल्यूशन मैनेजर को जितना रिक्वायर्ड है उतना पे कर सकती है। 11% की कैप प्राइवेट कंपनीज के ऊपर नहीं है। एजीएम की रिपोर्टिंग, एमजीटी 15 फाइल करना पड़ता है पब्लिक कंपनीज को टू रिपोर्ट देयर एजीएम। प्राइवेट कंपनी के केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है।
नाउ इट्स ऑडिट एनआरसी कमिटी, इंटरनल ऑडिट, सीएसआर कमिटी, विजिल मैकेनिज्म। ये ऑडिट और एनआरसी कमिटी की तो प्राइवेट कंपनी को जरूरत ही नहीं होती है, चाहे उनका थ्रेशोल्ड कितना भी हो। विजिल मैकेनिज्म भी उन्हें तब जरूरत पड़ता है जब उनकी बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज्यादा हो फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उन्हें विजिल मैकेनिज्म प्राइवेट कंपनीज को रखना पड़ता है, अदरवाइज उन्हें विजिल मैकेनिज्म की भी कोई जरूरत नहीं। इंटरनल ऑडिट भी क्यों जरूरी है, कब जरूरी होगा, जब उनका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा का, या फिर उनकी बोरोइंग्स 100 करोड़ या उससे ज्यादा की होगी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो ही इन्हें इंटरनल ऑडिट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इंटरनल ऑडिट भी नहीं कराना पड़ेगा। याद रखना, एक चीज याद रखना, जब भी आप ये लिमिट्स पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना कहाँ एंड है कहाँ और है, बिकॉज इनके बेसिस पे केस स्टडीज आती है जहाँ लिखा होगा कि कंपनी का टर्नओवर इतना है लेकिन बोरोइंग्स इतनी है, तो कंपनी को इंटरनल ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, राइट? बट नहीं, जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिट तो फुलफिल हो रही है, यहाँ और है, मतलब एक लिमिट भी फुलफिल हुई, देन इट हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस। तो ऐसे केस लॉज आ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, तो जब भी लिमिट्स को पढ़ो और या एंड को मार्क करते हुए पढ़ो। ओके, नेक्स्ट हम सीएसआर कमिटी। जब सीएसआर कमिटी बनती है तो उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज का एग्जेम्पशन है कि अगर उनकी कंपनी में 2 ही डायरेक्टर है तो वो उन 2 डायरेक्टर से भी सीएसआर कमिटी को बना सकती है, उन्हें 3 डायरेक्टर्स जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस है जो कि प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं, पब्लिक कंपनी को नहीं मिलते। लेकिन ये सारे एडवांटेजेस, प्रिविलेजेस एक प्राइवेट कंपनी को मिलना बंद हो जाएगा अगर उसकी डेफिनेशन में जो दी गई लिमिट्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो उसने फुलफिल नहीं की, या वो अब प्राइवेट कंपनी नहीं है एनीमोर, अगर उसके मेंबर 200 से ज्यादा हो गए, या उसने जो अपनी रिस्ट्रिक्शन थी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में वो रिमूव कर दी है, ऐसा कुछ किया जिससे वो प्राइवेट कंपनी नहीं रही, तो उसके सारे प्रिविलेज चले जाएंगे। ओके, अब आप मुझे बताइए कि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो क्या हम उसे प्राइवेट कंपनी मान के ये जो सारे प्रिविलेजेस है, जो एग्जेम्पशंस है, वो मिलेंगे उसे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सो वो क्या बन जाएगी, डीम्ड पब्लिक कंपनी बन जाएगी, और डीम्ड पब्लिक कंपनी को भी ये सारे एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। प्राइवेट, भले वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, इस बात से उसे ये सारे एडवांटेजेस और exemptions नहीं मिलेंगे। Now comes the public company. Okay, public company is defined under section 2 subsection 71 of Companies Act 2013। public company का क्या मतलब होता है, जो प्राइवेट कंपनी ना, बहुत heavy definition है। Public company is what? It means a company which is not a private company. Minimum paid up share capital as may be prescribed, कहाँ prescribed हो? Article of Association में। और कौन सी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहेंगे? सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, उसे भी हम डीम कहेंगे, डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। भले वो प्राइवेट कंपनी भी होगी तो भी हम उसे डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी कहेंगे। यानी कि डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। अच्छा, डेफिनेशन, मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी, फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शंस थी, एग्जांपल कोल इंडिया, ओएनजीसी और भी बहुत सारी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15, उससे ज्यादा होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? दो डायरेक्टर्स। और यहाँ पे कौन मैनेजमेंट संभालेगा, कौन सब कुछ देखेगा? बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट, और उसमें बोर्ड में कौन कौन इंक्लूड होता है? केएमपीपी इंक्लूड होता है। ओके, लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, प्राइवेट कंपनी के केस में भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जनरली उसे अनलिमिटेड, गारंटी, ऐसे भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक्सेप्शन सेम एज ऑफ प्राइवेट, वहां पे मेंबर्स मिनिमम 2 थे, यहाँ पे 7 है, तो अगर 7 से कम मेंबर्स हो जाते हैं और बिजनेस 6 महीने से ज्यादा चलता है और मेंबर्स इस चीज के बारे में अवेयर है, तो वो सारे लाइबल होंगे किस डेप्ट के लिए, जो डेप्ट इस पीरियड में हुआ है जब मेंबर्स कम थे और बिजनेस में भी कंटिन्यू था। तो ऐसे केस में लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी, जो भी उस पीरियड की लाइबिलिटी उसके लिए मेंबर्स पर्सनली लाइबल होंगे। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 7, नो अपर लिमिट, वहां पे मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। शेयर्स को ट्रेड करना, पब्लिकली ट्रेड हो सकते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, क्योंकि वो डीमैट फॉर्म में होते हैं, तो पब्लिकली इजीली ट्रेड हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, पब्लिक इशू किया जा सकता है पब्लिक कंपनीज के केस में। परपेचुअल सक्सेशन, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कंटिन्यूस डिस्पाइट दी डेथ ऑफ शेयरहोल्डर्स, में बताएं जाए बोर्ड में मैनेजमेंट में कुछ भी हो, इट डजंट अफेक्ट दी कंपनी। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, रिक्वायर्ड टू पब्लिश फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, और ये पब्लिकली कैपिटल रेज कर सकती है थ्रू आईपीओज, एफपीओज, पब्लिकली जाके शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो क्या एडवांटेज है प्राइवेट कंपनी से, इससे ज्यादा क्या अच्छा है? सबसे पहले तो ये पब्लिकली पैसा इशू कर सकती है, ठीक है। पब्लिकली पैसा इशू करती है तो ज्यादा ग्रो कर सकती है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड कर सकती है। इसके पास ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं तो रिस्क भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, मतलब कि अगर ज्यादा लोग ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। ऊपर से शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, राइट। ऊपर से इसकी प्रोफाइल भी प्रेस्टिजियस होती है, क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसका वो ध्यान रख रही है, पब्लिक इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ज्यादा पैसा है, तो ज्यादा प्रोफाइल अच्छी होती है और कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। अब जहां पहले भी हमने देखा जिस चीज के प्रोज है उसके कॉन्स भी है, जहां एडवांटेजेस है वहां डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेजेस है? ज्यादा पब्लिक है तो मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहेगा, रेगुलेटर्स का कंट्रोल ज्यादा रहेगा। पब्लिक इन्वॉल्व है तो प्रिवेसी तो गई, लॉस ऑफ प्रिवेसी, मतलब प्राइवेट तो कुछ भी नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल नहीं होगी। ऊपर से टेक ओवर ज्यादा हो सकते हैं। टेक ओवर ज्यादा क्यों हो सकते हैं? मान लो शेयर होल्डिंग सिर्फ मेरे और मेरे भाई के पास है, कोई दूसरी कंपनी हमें एक्वायर करना चाहती है, कैसे करेगी?
हम दोनों के शेयर्स को एक्वायर करके कर सकती है, हम दोनों नहीं देंगे तो क्या एक्वायर करेगी, कुछ नहीं, टेक ओवर नहीं कर सकती, राइट। यही 100 लोगों के पास हमारी कंपनी के शेयर्स है, 100 छोड़ो 1000 लोगों के पास हमारी कंपनी के पास शेयर्स है। तो जो इंसान टेक ओवर करना चाहता है वो 1000 में से अगर किसी के 500 लोगों के शेयर्स ले लेता है तो उसके पास 50% शेयर होल्डिंग आ जाती है। फॉर सपोज कि हम सबके पास इक्वल शेयर होती है, तो अगर वो 500 लोगों के ले लेता है तो उसके पास 50% शेयर होल्डिंग आ जाती है। उन 500 लोगों के शेयर्स लेना उसके लिए ज्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू हम दोनों से शेयर्स लेना, ठीक है ना। तो टेक ओवर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अगर ज्यादा शेयर होल्डर्स तो कंट्रोल का इशू आ जाएगा, ओनरशिप का इशू आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों में डिवाइडेड। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पब्लिक कंपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के फीचर्स। अब दोनों में डिस्टिंक्शन डिफरेंशिएशन करना है। प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 7, 200 नो लिमिट। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्ट होते हैं, जब फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी को अलाउड ही नहीं है, पब्लिक कंपनी कर सकती है। मिनिमम डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और पब्लिक कंपनी के केस में 3। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं है, पब्लिक कंपनी 2/3 को रिटायर कर सकती है। फोरम फॉर जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के लिए कितने मेंबर्स जरूरी होते हैं, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स, अगर पर्सनली प्रेजेंट है तो वो फोरम कहलाता है। पब्लिक के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में डिपेंड्स ऑन द मेंबर्स। अगर कंपनी में 1000 मेंबर इससे कम मेंबर्स हैं, देन अगर 5 मेंबर आते हैं तो कोरम माना जाएगा। अगर 1000 से ज्यादा है, 5000 से कम है, देन 15 लोग होंगे तो कोरम माना जाएगा। अगर 5000 से ज्यादा मेंबर्स हैं कंपनी में तो 30 लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है, तब हम उसे कोरम मानेंगे। So 5 in case of 1000, 15 in case of 1000 से ज्यादा, 5000 से कम, 30 in case where members are more than 5000। तो अब तक हमने डिटेल में किसको पढ़ लिया, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी हमने ऊपर देखा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, या तो 4 करोड़ हो या उससे ज्यादा नहीं, और टर्न ओवर 40 करोड़ हो या 40 करोड़ से ज्यादा ना हो, ऐसी कंपनीज को हम स्मॉल कंपनीज कहते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट एंड में है और में नहीं है, यानी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर दोनों अगर लिमिट्स के अंदर रहेंगे तभी हम उसे स्मॉल कंपनी कह सकते हैं। लेकिन एक बार डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी मींस अ पब्लिक कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी वो ही होगी जो पब्लिक कंपनी नहीं, राइट। नेक्स्ट इज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीस और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस। अभी तो कहा कि 4 करोड़ होना चाहिए, अब ये 10 करोड़ कहां से आ गया, लेट्स क्लियर इट। एक चीज होती है एक्ट, एक होती है रूल्स। एक्ट हमेशा हायर लिमिट डिसाइड कर देता है 10 करोड़ को, या फिर रूल्स में जो प्रिस्क्राइब, एक्ट क्या लिखता है, एक अमाउंट और एज में बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। उसने क्या अमाउंट लिखा है, 10 करोड़, या तो 10 करोड़ रुपीस या एज में बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। रूल्स में क्या प्रिस्क्राइब हो सकता है, इस अमाउंट से कम या ये अमाउंट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब रूल्स में क्या प्रिस्क्राइब है, 4 करोड़, तो करंट लिमिट हम हमेशा रूल्स वाली, ठीक है, क्योंकि एक्ट में खुद में डिस्क्राइब होता है या तो ये अमाउंट 10 करोड़ रुपीस या इसमें भी प्रिस्क्राइब है रूल्स। रूल्स में क्या प्रिस्क्राइब है, 4 करोड़। अभी जो हमें लेना देना है, जो लिमिट है वो 4 करोड़ रुपीस की है। ये 4 करोड़ की लिमिट कभी भी 5, 6 अप टू 10 जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। अगर उससे ज्यादा जाना है तो एक्ट में चेंज कराना पड़ेगा। मतलब रूल्स से अभी 4 करोड़ रुपीस है, हमें क्या मानना है, 4 या 10, हमें सिर्फ 4 करोड़। 10 इज नॉट फॉर कंसिडरेशन ऑफ स्मॉल कंपनी पेड अप कैपिटल। स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल हमें कंसिडर सिर्फ 4 करोड़ रुपीस से करना है, ना कि 10 करोड़। एक्ट हमेशा हायर लिमिट बताता है, या फिर उसमें लिखा, और उसमें लिखा होता है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, और रूल्स में कितना है, 4 करोड़, तो हमें क्या मानना है, सिर्फ 4। सेम गोस विद टर्नओवर, या तो 40 करोड़ रुपीस और एज में बी प्रिस्क्राइब्ड जो कि 100 करोड़, यानी एक्ट के हिसाब से क्या है, 100 करोड़ रुपीस, रूल्स के हिसाब से 40 करोड़, हमें कौन सा मानना है, रूल्स। सो सिर्फ 40 करोड़ रुपीस ही हमें टर्नओवर लेके चलो, ठीक है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पर लिखी, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम और टर्नओवर 40 करोड़ से। साथ ही साथ हम कुछ कंपनीज ऐसी है जिन्हें हम स्मॉल कंपनी नहीं मान सकते। कौन सी कंपनीज है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, भले उनकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर लिमिट्स के अंदर हो, तब भी हम उन्हें स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 या फिर कोई स्पेशल एक्ट के अंदर कंपनी बनी हुई हो, उन कंपनीज को हम स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं करेंगे, भले उनका पेड अप और टर्नओवर दोनों मिलकर भी लिमिट्स के अंदर हो, तभी हम उन्हें स्मॉल कंपनी नहीं मानते। अब स्मॉल कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं, एनुअल रिटर्न जो फाइल करना पड़ता है उसमें सीएस डायरेक्टर दोनों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। पर स्मॉल कंपनी के केस में अगर डायरेक्टर या सीएस दोनों में से कोई एक साइन कर देता है, चलता है। बोर्ड रिपोर्ट बहुत अब्रिज्ड है, बहुत मतलब लिमिटेड उसमें प्रोविजंस, लिमिटेड डिस्क्लोजर्स और सिंपल फॉर्मेट के साथ होती है। बोर्ड मीटिंग्स भी नॉर्मल कंपनी को 4 करनी पड़ती है, स्मॉल कंपनी को 2 मीटिंग्स ही करनी पड़ती है विद मिनिमम गैप ऑफ 90 डेज। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर स्मॉल कंपनीज में नहीं लगता है, जो कि बाकी कंपनीज में लगता है। इसकी पेनल्टीज भी रिड्यूस हो गई है 50% से। मतलब अगर दूसरी कंपनी की पेनल्टी 4 लाख रुपीज है तो इस कंपनी की कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 2 लाख। फॉर सपोज एक प्रोविजन है जिसकी पेनल्टी है 5 लाख फॉर नॉर्मल कंपनी, स्मॉल कंपनी के केस में कितनी हो जाएगी, 2.5 लाख है ना, 50% हो जाएगी। लेकिन वो 2.5 लाख भी नहीं होती, क्यों, मैक्सिमम जो एक स्मॉल कंपनी की पेनल्टी लग सकती है वो सिर्फ 2 लाख की लग सकती है। यानी कि पेनल्टी जो नॉर्मल प्रोविजन में उसका 50% या 2 लाख, विच एवर इज लोअर, यानी 2.5 लाख और 2 लाख, विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सी है, 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख तक की पेनल्टी, और ऑफिस के ऊपर 1 लाख तक की ही पेनल्टी लग सकती है। ई फॉर्म सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, जो हम एनसीए पे ई फाइलिंग करते हैं, फॉर्म्स को जो फिल करते हैं उसमें प्री सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, सीए, सीएस या किसी भी प्रोफेशनल का। स्मॉल कंपनी के फॉर्म्स में उन सर्टिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और स्मॉल कंपनीज के लिए एक अलग से मर्जर प्रोसेस आया गया, दैट इज फास्ट ट्रैक मर्जर एज पर सेक्शन 233, जहां दो स्मॉल कंपनीज या एक स्टार्टअप और स्मॉल कंपनी मिलकर जल्दी से मर्ज हो सकती है विदाउट फुलफिलिंग द होल लेंथी प्रोसीजर ऑफ मर्जर। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, वहां पे उन्हें 90% शेयर होल्डर्स और एंड
एंड 90% क्रेडिटर अप्रूवल चाहिए होगा। अगर वो मिलता है तो वो फास्ट ट्रैक मर्जर के अंदर मर्ज हो सकती है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कौन कौन आता, हमने देखा होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 8 कंपनीज एंड कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट, उन्हीं के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब जैसे एक साल मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम था और टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम था, अगले साल मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ आ गया, विल आई स्टिल बी अ स्मॉल कंपनी? नो। स्मॉल कंपनी की एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी हर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चेंज होती है, एनुअल फाइनेंशियल्स के हिसाब से चेंज हो सकती है। एक साल में स्मॉल कंपनी थी, दूसरे साल नहीं थी, तीसरे साल में फिर से स्मॉल कंपनी हो सकती हूँ। स्मॉल कंपनी के पास ऑलमोस्ट वो सारे प्रिविलेजेस हैं जो ओपीसी के पास है, बट सारे नहीं है, बट सारे नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई स्मॉल कंपनी के एडवांटेजेस, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन और कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले होल्डिंग होल्डिंग कंपनी एज पर definition section 2 clause 46 of companies act 2013 means a holding company in relation to one or more other company means a company of which such companies are subsidiary company। एक कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनीज है उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। व्हाट अ डेफिनेशन, मतलब अगर कोई कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनीज है तो हम उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी देना है जिसकी सब्सिडरी कंपनीज है। कंपनी क्या इंक्लूड करती है? बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी फॉर दिस सेक्शन। अब होल्डिंग कंपनी क्यों बनती है, क्या उसको प्रिविलेजेस होते हैं, क्या उसके फीचर्स? सबसे पहले तो उसके पास कंट्रोल आ जाता है, फिर उसके पास कैपिटल को और ज्यादा रेज कर सकती है, वो मिलके रेज कर सकती है तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, साथ ही साथ टैक्स बर्डन भी कम हो जाता है और बिजनेस की डाइवर्सिटी आती है। बिजनेस की डाइवर्सिटी यानी कि अगर मैं कोई काम करूँ उसमें मैं बहुत अच्छी हो चुकी हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, लेकिन अगर उसको मैं मेरे मेन प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करूँ और कल के दिन जाके पता चले कि उसमें लॉस हो गया तो मेरे मेन बिजनेस को अफेक्ट है, राइट? इसलिए मैं दूसरी कंपनी से उस न्यू प्रोजेक्ट को करना चाहता हूँ, तो नई कंपनी खोलते हैं या फिर किसी पुरानी कंपनी में इन्वेस्ट करके 51% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करके हम उस कंपनी को कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर उस कंपनी में लॉसेस हुए, उस नए प्रोजेक्ट की वजह से कुछ भी हुआ तो उससे हमारी मेन कंपनी को कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। होल्डिंग कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। तो अगर सब्सिडरी कंपनी बंद भी हुई, होल्डिंग कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने मेन काम में कंटिन्यू कर सकती है, तो इससे बिजनेस डाइवर्सिटी आ सकती है। होल्डिंग कंपनी दो फॉर्म्स में इंडिया में ज्यादा फेमस है। एक तो जो अभी हमने देखा कि ये कॉर्पोरेट ग्रुप है जो अपने जब उसको डाइवर्सिफाइड काम करना है तो वो हर काम के लिए एक अलग कंपनी को देता है ताकि एक काम दूसरे काम को अफेक्ट न कर सके, तो मल्टीपल और वेरिएड बिजनेस के लिए हम होल्डिंग सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं। या फिर जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनके पास इतना प्रॉपर साइज नहीं है, स्केल नहीं है कि वो ग्रो कर सके, तो उन सबको एक हेड के अंदर लाके उन्हें डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना ताकि उनको प्रॉपर साइज और स्केल मिल सके टू ग्रो, तो वैसे केस के लिए होल्डिंग सब्सिडरी बनाई जाती है। या तो मल्टीपल बिजनेसेस करने हैं या फिर जो स्मॉल छोटी छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल कंपनी छोटी कोई कंपनी है जिसके पास रिक्वायर्ड साइज और स्केल नहीं है, उन सबको एक हेड में लाके अच्छे से उनको रिक्वायर्ड साइज और स्केल देना, उसके लिए होल्डिंग सब्सिडरी हो सकती है। इसके भी एडवांटेजेस है, सब एडवांटेजेस अभी हमने देखे प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के एडवांटेजेस या फिर स्मॉल कंपनी के एडवांटेजेस। जहां भी एडवांटेजेस देखते हैं हम डर जाते हैं कि इतने सारे याद कैसे रहेंगे, याद नहीं रखना है। अगर हमें उस टाइप ऑफ कंपनी के सारे कॉन्सेप्ट्स पता है तो वही में से उसके एडवांटेजेस निकाल सकते हैं। अब पब्लिक कंपनी के एडवांटेजेस निकालने हैं तो क्या निकालोगे? पब्लिकली इशू कर सकती है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि ज्यादा कैपिटल होगा तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वो ले पाएगी, राइट? और क्या है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पब्लिकली पैसा इशू कर सकती है तो लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट, ज्यादा एक प्रेस्टिजियस चीज होती है उसके लिए, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ज्यादा कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टेक ओवर ज्यादा हो जाएगा, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ज्यादा आ जाएंगे। दीज आर एडवांटेजेस, दीज आर डिसएडवांटेजेस, जैसे करके हम देख सकते हैं। हमें उस कंपनी की टाइप ऑफ कंपनी के बारे में पहले सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के क्या एडवांटेजेस होते हैं? सबसे पहले तो उसको कंट्रोल मिल जाता है, 50% आपने इन्वेस्ट किया और आपके पास उस कंपनी का कंट्रोल आ गया। नेक्स्ट, आप इंडिपेंडेंट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, एक का काम दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा, तो आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप श्योर नहीं है तब नहीं बना लीजिए, जिससे अगर वो काम जो आपका प्रोजेक्ट अगर लॉस में भी जाता है तो आपके मेन ऑब्जेक्ट को, मेन बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा। होल्डिंग कंपनी का ही मैनेजमेंट सब्सिडरी कंपनी के कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो सेम मैनेजमेंट है, नया मैनेजमेंट लाने की टेंशन नहीं, एक्सपीरियंस की टेंशन नहीं, स्ट्रैटेजीज की टेंशन नहीं, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन मिल सकता है, मैनेजमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ऊपर से टैक्सेस के एडवांटेजेस मिलते हैं, टैक्स प्लानिंग हो सकती है, एक का लॉस दूसरे में सेट ऑफ किया जा सकता है, और डिविडेंड जो इनकम होती है सब्सिडरी से वो भी एग्जेम्प्ट होती है और या फिर लोअर रेट्स पे टैक्स होती है, उसका एफिशिएंसी मिल जाता है। कैपिटल हम ज्यादा रेज कर सकते हैं क्योंकि कंबाइंड हो जाती है स्ट्रेंथ, है ना, ज्यादा क्रेडिटेड वर्दीनेस हो जाती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो कैपिटल हम ज्यादा रेज कर पाते हैं। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, हम कंपनीज को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं आपस में, मर्ज, अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा चल गया तो मर्ज कर लो, अगर नहीं चला तो उसे सेल ऑफ कर लो विदाउट इंपैक्टिंग अदर कंपनीज ऑफ दैट ग्रुप, राइट? नेक्स्ट इज कस्टम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। होता क्या है, जैसे मेरी एक कंपनी है उसमें मैं क्लोथिंग सेक्टर भी है, ऑयल रिफाइनरी भी का सेक्टर है और कार्स का भी सेक्टर है, मैं तीनों काम कर रही हूँ, ठीक है।
अब इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है कार वाले सेक्टर में, अब वो इन्वेस्ट तो कर, लेकिन अगर कल के दिन मेरे क्लोथिंग सेक्टर या ऑयल रिफाइनरी सेक्टर में कुछ लॉस होता है या कुछ केस होता है, तो उसका इफेक्ट कार वाले सेक्टर पे भी आएगा, राइट? इससे उसके उनके इन्वेस्टमेंट को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ, सब्सिडरीज बना देती हूँ। मेरी क्लोथिंग सेक्टर का सब्सिडरी, मेरा ऑयल रिफाइनरी सेक्टर का एक सब्सिडरी और मेरा कार सेक्टर का एक सब्सिडरी। इससे क्या होगा कि जब इन्वेस्टर्स में कार वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो विदाउट एनी फेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई अगर कल के दिन क्लोथिंग सेक्टर या ऑयल रिफाइनरी वाले सेक्टर में कोई भी लॉस या कोई केस होता है, तो उसका इफेक्ट मेरे कार वाले सेक्टर पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी टेंशन कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स चूज कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना है। उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि इक्विटी करे, डेट करे, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स करें। तो इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्सपोजर। मल्टीपल सेक्टर्स में क्रिएट कर सकती हूँ सब्सिडरीज विदाउट इफेक्टिंग ईच अदर, है ना? एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा मेरा कि अगर एक में लॉस हो रहा है, दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है, तो बैलेंस हो गया। एक का लॉस दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, एक का प्रॉफिट दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। तो एक मेरा बस बैलेंस रहेगा सब कुछ, वरना एक में लॉस हुआ तो सबको लॉस हो जाए। अगर सारे सेक्टर्स एक ही कंपनी के अंडर होंगे, तो एक को लॉस होगा तो बाकी सबको भी इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो दीज विद द एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। सबके प्रोस सबके कॉन्स, जिसका प्रो उसका कॉन्स। तो एडवांटेजेस नाउ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला ओवर कैपिटलाइजेशन, ज्यादा पैसा होने से क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट से रिटर्न तो उतना का उतना ही आ रहा है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। 100 रुपए के ऊपर 50 रुपए का हमें रिटर्न मिल रहा था, ठीक है? अब क्या हो रहा है, पैसे 120 लग गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी भी हमें 50 रुपए का ही मिल रहा है। तो उसका जो रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, आरओआई कम हो जाएगा। सो ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगा। उल्टा होल्डिंग अपनी सब्सिडरीज को फोर्स कर सकती हैं कि अनफेयर प्राइसेस पे बाय करो, सेल करो, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। अब मैनेजमेंट भी कौन कर रहा होगा, होल्डिंग कंपनी कर रही होगी, तो उनके पास कंट्रोल रहेगा सब्सिडरी का, तो वो मिसयूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सब्सिडरी के कल के दिन जाके मार्केट शेयर बढ़ने वाले हैं, ये बात होल्डिंग कंपनी के मैनेजर्स को, उनके मैनेजमेंट को पता चलती है, तो वो उसमें स्पेक्युलेटिव गेन्स भी कर सकते हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को मिसयूज भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर मान लो मैं अपनी सब्सिडरीज बनाती हूँ, सेम इंडस्ट्री में बहुत सारी सब्सिडरीज बनाती हूँ, और मैं क्या आ जाती हूँ, डोमिनेट करने लग जाती हूँ उस मार्केट में, तो मोनोपोली कंसर्न्स भी रेज हो सकते हैं कि भाई मेरे पास अगर मेजॉरिटी स्टेक आ गया मार्केट का, किसी एक सेक्टर का, तो मैं उसको जैसे चाहे अपने हिसाब से चला सकती हूँ। तो मल्टीपल कंपनीज को एक्वायर करने की वजह से सेम इंडस्ट्री में तो होल्डिंग कंपनी डोमिनेट कर सकती है मार्केट को, विच कैन लीड टू इन द फेयर कंपटीशन। ओके, ये तो हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, हाँ, होल्डिंग कंपनी के भी टाइप्स होते हैं। प्योर होल्डिंग कंपनी, मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी, इमीडिएट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। प्योर होल्डिंग कंपनी जो सिर्फ इस पर्पज से बनी हो, उसका सोल पर्पज क्या हो, सिर्फ दूसरी कंपनी में स्टॉक्स को ओन करना, उन्हें कंट्रोल करना, सिर्फ उसी पर्पज से, उसका खुद का कोई अलग से बिजनेस नहीं, ठीक है? मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी में क्या है कि उसका खुद का भी काम है, उसके खुद के ऑपरेशंस भी है, साथ ही साथ वो किसी दूसरी फर्म को भी कंट्रोल कर रही है। दैट इज मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी। अब इमीडिएट होल्डिंग कंपनी, मान लो तीन कंपनीज है, ए बी और सी। ए इज द होल्डिंग कंपनी, बी इज द सब्सिडरी कंपनी। नाउ बी की एक और सब्सिडरी है सी कंपनी, तो उस सी कंपनी के लिए बी क्या है, होल्डिंग कंपनी है, ठीक है? सो बी इज द सब्सिडरी ऑफ ए एंड होल्डिंग ऑफ सी। तो सी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो सी की इमीडिएट होल्डिंग कंपनी कौन है, बी, तो हम इसलिए इमीडिएट होल्डिंग, उसे हम कहते हैं इमीडिएट होल्डिंग कंपनी। अब इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, सेम चीज, ए बी सी, ए इज अ होल्डिंग कंपनी, बी इज अ सब्सिडरी कंपनी, और बी की भी एक सब्सिडरी है सी। So B is a subsidiary of A and a holding of C. So B will be intermediate. कि उसकी होल्डिंग भी है, उसकी एक सब्सिडरी है। पर पहले वाले केस में भी तो होल्डिंग और सब्सिडरी थी, बट इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ देखने का नजरिए का डिफरेंस है। कैसे? अगर आप सी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बी इज एन इमीडिएट होल्डिंग। अगर आप ए और सी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बी क्या आ जाती है, एक इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, बीच में है, जो सब्सिडरी भी है और जो होल्डिंग भी है, देन इट इज नोन एज इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वहां पे इमीडिएट और इंटरमीडिएट चेंज हो जाता है। बाकी रहेगी बी इमीडिएट रहेगी और बी ही इंटरमीडिएट रहेगी। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। ओके, नाउ कम्स प्रोविजन फॉर होल्डिंग कंपनी, कंपनीज एक्ट 2030। अब उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने पड़ते हैं, होल्डिंग कंपनी को क्या डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाने पड़ते हैं, स्टैंड अलोन कब बनाने पड़ते हैं, ये सब देखते हैं। अगर कंपनी की सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स है, तो उसे कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। जो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, वो सेम उसी फॉर्मेट में बनाएगी जिस फॉर्मेट में वो खुद के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, ठीक है? और जो खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और जो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स एजीएम में शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करेगी, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस चीज का डिस्क्लोजर होना चाहिए, बैलेंस शीट होनी चाहिए, इसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि कौन सी सब्सिडरी में कितना इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए। सब्सिडरी से कितने डिविडेंड्स मिल रहे हैं ये, और प्रोविजन क्या बना रखा है लॉस ऑफ सब्सिडरी के लिए, ये सारे डिस्क्लोजर्स पी एंड एल में हो जाने चाहिए। तो कितना इन्वेस्टमेंट है ये बैलेंस शीट में, डिविडेंड्स और प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी ये पी एंड एल में, ठीक है? अब कंपनी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिन्हें हम स्टैंड अलोन स्टेटमेंट कहते हैं, वो दोनों ने 30 दिनों के अंदर अंदर, आज एजीएम हुई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर विद प्रिस्क्राइब फीस उन्हें आरओसी के बाद आरओसी के पास ये फाइल करने पड़ते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेट और स्टैंड अलोन। कंसोलिडेट मतलब जहां एसोसिएट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, इन सब के और होल्डिंग के सबके मिला के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उन्हें हम कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। और होल्डिंग के अकेले के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, हम उन्हें स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स कहते हैं, ठीक है? वेबसाइट पे भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है खुद के और कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
एवरीथिंग, ठीक है ना। सब्सिडरी की अगर कोई वेबसाइट है तो उधर उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो डिस्क्लोज करने हैं। अगर कोई शेयर होल्डर कॉपीज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसे भी वो प्रोवाइड करना उनकी ड्यूटी है। ओके, सो दीज वर द प्रोविजन की कंसोलिडेटेड। नेक्स्ट कम्स सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, या वन हाफ ऑफ द टोटल होल्डिंग पावर को उनके पास है, या तो खुद से है या किसी उनकी किसी और सब्सिडरी कंपनी के साथ है, मिलके, ठीक है। एक ही एक सब्सिडरी है बी, अब ए और बी मिलके सी के अंदर वन हाफ ऑफ द टोटल होल्डिंग पावर को कंट्रोल करते हैं, देन इट विल बी नोन एज, सी विल बी नोन एज द सब्सिडरी कंपनी एंड ए विल बी नोन एज होल्डिंग पावर। कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजंस में अपना कंट्रोल होना, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर होल्डिंग होना, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होना, उतनी शेयर होल्डिंग होना कि आप मैनेजमेंट डिसीजंस को कंट्रोल कर सके, या आपके पास शेयर होल्डर एग्रीमेंट है या वोटिंग एग्रीमेंट है या किसी भी या कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी वजह से आपको उस कंपनी में कंट्रोल है, उस चीज को हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 27। कोई भी कंपनी की दो लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं हो सकती है। इट इज डिफाइंड इन आवर रूल्स। दो लेयर सब्सिडरी मतलब कंपनी ए है, उसकी एक सब्सिडरी बी है, दिस इज लेयर नंबर 1। बी की सब्सिडरी सी है, देन इट इज नोन एज लेयर नंबर 2। अब सी की कोई सब्सिडरी नहीं हो सकती है, ऐसा हमारे रूल्स में कहा है, हमें फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जिन्हें ये नंबर ऑफ लेयर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कौन कौन सी है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, ये exempt है from this restriction of number of layers of subsidiary। ओके, एनबीएफसी वही जो आरबीआई के साथ रजिस्टर है और उसको हम सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी की तरह कंसिडर करते हैं। ये चार कंपनीज एग्जाम्प्ट है। साथ ही साथ अगर मान ए कंपनी है, उसकी सब्सिडरी बी है, बी की सब्सिडरी सी है, सी जो है वो एक फॉरेन कंपनी है। अब उस सी की चार और सब्सिडरी है, मतलब सी की सब्सिडरी डी है, डी की सब्सिडरी ई है, ई की सब्सिडरी एफ है, ऐसे सी के अंडर चार लेयर्स। तो क्या ये जो लेयर्स वाले आ रहे हैं जो दूसरे साथ है, विल इट बी वैलिड और नॉट वैलिड? क्यों? क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं नंबर ऑफ लेयर्स की, ये सिर्फ हमारी कंपनीज पे लगती है, बाहर वाली कंपनीज पे नहीं लगती। उनकी चाहे जितनी भी सब्सिडरीज हो सकती है, हमारी कंट्री में ये लॉ है कि दो से ज्यादा है। हमारे तो ए से बी और बी से सी, हमारे तो दो ही लेयर्स है। सी की कितनी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सो द फर्स्ट प्रोविजन टू रूल 2 ऑफ कंपनी रूल 27 प्रोवाइड्स exemption to a company from acquiring a company they acquire security company। तो हमारे में कितनी रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ लेयर्स में? दो। और फॉरेन कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड है उसके ऊपर हमारा लॉ एप्लीकेबल। नेक्स्ट कम्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी। होली ओन सब्सिडरी कंपनीज वो है जिनकी पूरी की पूरी एंटायर शेयर कैपिटल किसी इंडियन या फॉरेन कंपनी के पास, मतलब होल्डिंग कंपनी के पास 100% कंट्रोल हो, तो उस सब्सिडरी कंपनी को हम होली ओन सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। नाउ कम्स बेनिफिट्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो सब्सिडरी कंपनी अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काम कर सकती है, उसे स्ट्रेंथन करने पे फोकस कर सकती है अपार्ट फ्रॉम द मेन बिजनेस। मतलब मेन बिजनेस अपना काम करे और सब्सिडरी अपना काम करे, ये एक दूसरे को किसी भी वे में इफेक्ट नहीं करेगी। मतलब अगर सब्सिडरी का लॉस है तो सब्सिडरी का ही रहेगा, मेन कंपनी पे होल्डिंग कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बिगर होल्डिंग कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, सब्सिडरी अपने काम पे फोकस करती है, उसका खुद का स्पेसिफिक ब्रांड बन सकता है, मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी, फेवरेबल टैक्स रेट्स। सो अगर कंपनी में कोई लॉसेस होते हैं तो उन्हें सेट ऑफ किया जा सकता है उसके। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बेनिफिट सब्सिडरी कंपनी। नाउ कम्स टू द एसोसिएट। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? सिमिलर टू सब्सिडरी कंपनी, लेकिन कंट्रोल इस बार कम। सब्सिडरी कंपनी में कितना कंट्रोल होता है? 50% या उससे ज्यादा, राइट। लेकिन एसोसिएट कंपनी में कंट्रोल 50% से कम होगा पर 20% से ज्यादा होगा। ऐसे में हम उसे एसोसिएट कंपनी कहलाएंगे, जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होती है। कंट्रोल एटलीस्ट 20% बट लेस देन 50%, या किसी अग्रीमेंट के अंदर कोई कंट्रोल मिला है तो हम उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानते हैं और वैसी कंपनी एसोसिएट कंपनी मानी जाती है। अगर कंट्रोल ऑफ डिसीजन किसी अग्रीमेंट के अंदर भी मिला है तो हम उसे एसोसिएट कंपनी मानेंगे, भले 20% वाला कंट्रोल हो या ना हो। ओके, एग्रीमेंट के अंदर कंट्रोल मिला, इनफ है। 20% वाला मिले या ना मिले, फिर भी हम उसे एसोसिएट कंपनी करेंगे। एसोसिएट कंपनी होने के बाद कुछ कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। कैसे कंप्लायंसेस? रिलेटेड पार्टी हम उसे मानने लगते हैं, हाँ, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमारे कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। अगर कोई डायरेक्टर एसोसिएट कंपनी से किसी भी तरह से रिलेटेड है, चाहे उसका प्रमोटर है या कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है कि एम्प्लॉय है, तो हम उसे हमारी होल्डिंग कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मानेंगे। अगर कोई भी डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, एसोसिएट कंपनी और डायरेक्टर कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। इसकी जनरल मीटिंग एसोसिएट कंपनी की। अगर डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है तो उसको होल्डिंग कंपनी में भी अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी, रेजोल्यूशन अप्रूव कराना पड़ेगा। ओके, एसोसिएट कंपनी 20% से ज्यादा कंट्रोल, 50% से लेस, या फिर किसी अग्रीमेंट के अंदर कंट्रोल मिलता है, ऐसे कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। क्या एडवांटेजेस है एसोसिएट कंपनी में? अपने ऑपरेशंस बढ़ा सकते हैं, नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अब अगर हम किसी कंपनी को कंट्रोल करते हैं 20% से ज्यादा, तो हमें मार्केट में नई एंट्रेंस मिल जाती है ना। रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं,
फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, स्ट्रैटेजिकली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, मेजॉरिटी स्टेक किसी दूसरे बिजनेस में खरीदने के लिए ये एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज हो सकता है। पेरेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है ना, मार्केट में कि इस सेक्टर में भी ये कंपनी एंटर कर रही है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एसोसिएट कंपनी। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ 20% मिनिमम कंट्रोल बट लेस देन 50%, यहाँ 50% तो होना ही चाहिए कम से कम, इससे ज्यादा होना चाहिए। पेरेंट कंपनी होल्ड्स मोर देन, ओके, एग्जैक्ट 50% नहीं, मोर देन 50%, ओके। पेरेंट कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, वो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजंस में एसोसिएट कंपनी के पार्ट ले सकती है। पेरेंट कंपनी तो पूरा कंट्रोल ही करती है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजंस ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। कुछ प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स होल्डिंग कंपनी के एसोसिएट कंपनी में प्रेजेंट रह सकते हैं। पेरेंट कंपनी भी पूरा मैनेज करती है सब्सिडरी कंपनी के, सो द पेरेंट कंपनी कंट्रोल्स द मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सिर्फ हल्का सा प्रेजेंस नहीं आता वहां, तो वो पूरा कंट्रोल करता है। ये तो डिफरेंशिएशन है। नाउ कम्स डोरमेंट और इनएक्टिव कंपनी, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि अगर मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन अभी नहीं बाद में, लेकिन कुछ अगर मुझे उसके कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेनी है या होल्ड करनी है, तो ऐसे केस में मैं कंपनी को बना के और उसके नाम पे वो प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकती हूँ और 2 साल से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पर्पस ऑफ डोरमेंट स्टेट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आईपीस को होल्ड करने के लिए बिना कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किए हमें रजिस्ट्रार को अप्लाई करना पड़ता है। एज ए गवर्नमेंट कंपनी हम रजिस्टर नहीं होते, पहले हम एज ए कंपनी रजिस्टर होते हैं, उसके बाद हमें आरओसी को अप्लाई करना पड़ता है कि नाउ वी वांट टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी सेम सेम लगते हैं बट अलग होते हैं। जैसे गवर्नमेंट कंपनी के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है थ्रू टू रजिस्ट्रार थ्रू फाइलिंग फॉर्म्स। इनएक्टिव कंपनी वो होती है जो काम कर रही थी लेकिन अब कुछ टाइम पीरियड से काम ही नहीं कर रही है। पहले वो काम कर रही थी लेकिन अब वो काम नहीं कर रही है, देन इट इज नोन एज इनएक्टिव कंपनी। अब गवर्नमेंट स्टेटस कैसे लेना पड़ता है, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रार के पास फॉर्म फाइल करना पड़ता है एमएससी 1, ठीक है। रजिस्ट्रार को अगर सही लगता है तो सर्टिफिकेट इशू करती है अंडर फॉर्म एमएससी 2। और जितने भी रूल्स और कंडीशंस सॉरी जितने भी कंडीशंस दी गई हैं रूल 3 के अंदर, वो हमें फॉलो करनी पड़ती है, उस कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, गवर्नमेंट कंपनी को एनुअली एमएससी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, आप अपने चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट कराइए और 30 दिनों के अंदर अंदर एमएससी 3 फॉर्म फिल करिए, ठीक है। अगर कोई सिक्योरिटीज आप अलॉट करते हो या कोई डायरेक्टर्स में चेंज होता है तो वो भी आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता। अगर इवेंट होता है तो, नहीं होता देन ओनली एमएससी 3 विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड दैट मस्ट बी ऑडिटेड विद चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो आप सबसे पहले कंपनी बनाई, अपने शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास कराइए 3/4 शेयर होल्डर से, वो जब अप्रूव कर दे तो आरओसी के पास एमएससी 1 फॉर्म में फाइल कीजिए कि हमें डोरमेंट स्टेटस चाहिए। रजिस्ट्रार आपको एमएससी 2 के अंदर सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ओके, और आपको हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के 30 डे, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको एमएससी 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा एंड दैट मस्ट बी ऑडिटेड विद चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर कोई अलॉटमेंट या चेंज इन डायरेक्टर्स हुआ है सिचुएशन बेस्ड, तो आपको रजिस्ट्रार के साथ फाइलिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। गवर्नमेंट कंपनी मतलब कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर 51% या उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है, गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल चाहे स्टेट या दोनों कंबाइंड करके, ठीक है। सब्सिडरी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट विल आल्सो बी इंक्लूडेड। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब होता है टोटल वोटिंग पावर, अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए गए हो तो, ठीक है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गवर्नमेंट कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी जरूरी है कि पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो दोनों से, पब्लिक भी हो सकती है प्राइवेट भी हो सकती है, उसे कंपनीज एक्ट 2013 लॉ फॉलो करना पड़ता है जब तक कि स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया हो कि ये एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट कंपनी को मिल सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशंस नोटिफिकेशन के थ्रू दिए गए हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज को ये एग्जेम्पशंस मिलेंगे। वो एग्जेम्पशंस क्या है यहाँ पे देखते हैं। नेम ऑफ अ कंपनी, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी होता है लिमिटेड होना, प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में एंड होना और पब्लिक कंपनी के केस में लिमिटेड होना। गवर्नमेंट कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उसका नाम हमेशा लिमिटेड के फॉर्म में ही एंड होगा। मेरी प्राइवेट कंपनी होगी तो भी उसे लिमिटेड ही अपने नाम के पीछे लगाना है और अपने नाम के अंदर स्टेट भी इंक्लूड कर सकती है। ये एप्लीकेबल किस पे है, सारी गवर्नमेंट कंपनीज पे। नेक्स्ट सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए जब हमें एसेट्स 4 इंस्ट्रूमेंट लगता था वो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में नहीं लगता। कब, जब सिक्योरिटीज गवर्नमेंट नॉमिनीज के बीच में ट्रांसफर होती हो तब, अगर आउटसाइडर्स के बीच में होती है तब लगेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट नॉमिनीज के बीच में लग रहा है तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो एसएच4 इंस्ट्रूमेंट लगता था नहीं लगेगा, कोई जरूरत नहीं है उसको फाइल करने की। नेक्स्ट इज सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 सेकंड प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स, तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो ऐसे केस में आपको एग्जीक्यूट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करने की जरूरत नहीं। इंटीमेशन और ट्रांसफर की डिटेल्स, बॉन्ड सर्टिफिकेट, बॉन्ड का सर्टिफिकेट सफिशिएंट है। आप सिर्फ इंटीमेट कीजिए, ट्रांसफर की डिटेल्स दीजिए और बॉन्ड सर्टिफिकेट दीजिए, इतना है सफिशिएंट है, आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट इशू करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट कम सेक्शन 89 एंड 90, डिक्लेरेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अगर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो उसके रिलेटेड आपको डिक्लेरेशन करने पड़ते हैं, वो एप्लीकेबल ही नहीं है किस पे, सारी गवर्नमेंट कंपनीज पे। आपको कोई डिक्लेरेशन या इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है कि किसके पास कितनी बेनिफिशियल ओनरशिप है, ठीक है। जबकि नॉर्मल कंपनीज पे ये डिक्लेरेशन और इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। नेक्स्ट कम सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 सेकंड प्रोविजन, डिविडेंड फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स।
गवर्नमेंट कंपनी जो कि सेंट्रल और स्टेट ने होली ओन कर रखी है, नॉट जिसमें 51% कौन सी होली ओन्ड है, तो ऐसे केस में आप अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, नॉर्मल कंपनीज में इधर लिमिटेशन है, पर गवर्नमेंट कंपनीज जहाँ होली ओन्ड है उन केसेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 डिपॉजिट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। नॉर्मल कंपनीज के केस में क्या होता है, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो अगले 5 दिनों के अंदर आपको शेड्यूल बैंक में वो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी, जो होली ओन्ड है, उन होली ओन्ड कंपनीज को 5 दिनों के अंदर जो डिपॉजिट डिविडेंड करने की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं, राइट। सो नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट डिविडेंड इन शेड्यूल बैंक विदिन 5 days। नेक्स्ट कम सेक्शन 129 ASM सेगमेंट रिपोर्टिंग। नॉर्मल कंपनीज को सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज जो कि डिफेंस प्रोडक्शन में, सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन में है, उन्हीं को एग्जेम्प्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 कंप्लाई करने से। बाकी गवर्नमेंट कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज डिफेंस प्रोडक्शन के में इन्वॉल्व है, एंगेज है, उन्हें की एग्जेम्पशन। तो जो भी एग्जामिशन है वो स्पेसिफिक गवर्नमेंट कंपनीज को है या सारी गवर्नमेंट कंपनीज को है या होली ओन गवर्नमेंट कंपनीज को है, ये हमेशा ध्यान रखना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। केस लॉ आ सकता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, क्या इससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 से एग्जेम्पशन है, अपने पीछे वाला पढ़ाई हाँ लिख दिया, गलत है। देखो कि वो गवर्नमेंट कंपनी डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज है कि नहीं, अगर है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, वरना नहीं। ओके, नेक्स्ट कम्स 152 सबसेक्शन 5 डायरेक्टर्स कंसेंट। तो कोई भी कंपनी में अगर डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो वो अपना कंसेंट देता है DI2 फॉर्म के अंदर कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो ऐसे केस में हमें डायरेक्टर्स की कंसेंट यानी कि DI2 फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस गवर्नमेंट कंपनी को DI2 फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज 7 रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। अगर अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है और उसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% से ज्यादा है या 51% है, तो ऐसे में उनको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको डायरेक्टर्स बाय रोटेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज और सब्सिडरी कंपनीज पे ये क्लॉज एप्लीकेबल है, मतलब कि अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन वाला सेक्शन फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा है। नेक्स्ट इज सेक्शन 160 कैंडिडेट फॉर डायरेक्टरशिप। अब फॉर सपोज मैं किसी डायरेक्टर को अपॉइंट मैं कोई रेफरेंस किसी कंपनी में किसी दूसरे इंसान को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती हूँ या मैं एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहती हूँ, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं, जैसे 14 डेज पहले नोटिस देना, प्लस 1 लाख रुपीज की लिमिट पैसे सबमिट करना। बट गवर्नमेंट केसेस के कंपनीज के केसेस में ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एप्लीकेबल ही नहीं होते हैं। कौन सी, जब फुल्ली ओन गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब 100% अगर गवर्नमेंट शेयर है, ऐसे केसेस में सेक्शन 160 नहीं एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 162 एंड 163 इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। गवर्नमेंट को डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, इंडिविजुअली अपॉइंट होगा, मतलब एक रेजोल्यूशन आएगा कि इस डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या नहीं करना है, सारे शेयर होल्डर्स अपना वोट करेंगे, फिर वो अपॉइंट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस है कि 2 डायरेक्टर एक साथ अगर हम एक रेजोल्यूशन में अपॉइंट करना चाहते हैं तो सब उसके लिए पहले अग्री करने चाहिए, तो वो सेक्शन 162 एप्लीकेबल नहीं है अगर गवर्नमेंट 100% होल्ड करती है। तो नेक्स्ट हम सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, जहां इस सेक्शन में दे रखा है कि डायरेक्टर कब कब डिस्क्वालीफाई माना जाएगा अगर उसने कुछ नॉन कंप्लायंसेस किए हैं या कुछ भी किया है। तो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में सेक्शन 164 एप्लीकेबल ही नहीं है। नेक्स्ट कम सेक्शन 170 एंड 171 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स के एमपीज एंड इंस्पेक्शन राइट्स। रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं कि कौन डायरेक्टर कौन के एमपी है, इंस्पेक्शन के राइट्स, वो भी फुल्ली गवर्नमेंट उन कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी फंक्शंस। ऑडिट कमेटी के क्या फंक्शंस होते हैं, अपॉइंट करना, उनके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करना, उन्हें मॉनिटर करना। बट गवर्नमेंट कंपनीज के केस में इस कमेटी का सिर्फ क्या काम होता है, टू रिकमेंड ऑडिटर का रेम्यूनरेशन। अपॉइंटमेंट इज नॉट अंडर द ऑडिट कमेटी, वो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट कंपनीज के केस में। नेक्स्ट कम सेक्शन 178 सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 एनआरसी। जो भी प्रोविजंस एनआरसी के होते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट करना, उनको रिव्यू करना, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, वो सब एप्लीकेबल ही नहीं। सिर्फ एनआरसी का क्या काम होता है गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, सीनियर मैनेजमेंट को अपॉइंट करना, इसके अलावा कोई भी प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स। क्या होता है, अगर हमें डायरेक्टर्स को लोन लेना है तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, कुछ लिमिटेशंस है, बट वो रिस्ट्रिक्शंस वो अप्रूवल हमें गवर्नमेंट कंपनी के केस में नहीं लेने पड़ते अगर हमने प्रायर अप्रूवल ले लिया, किससे, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से। जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है, अगर उससे हमने प्रायर अप्रूवल ले लिया है तो जो भी सेक्शन 185 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट इज सेक्शन 186 लोन गारंटीज इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई लोन देना चाहते हैं, कोई गारंटी, कोई इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है अगर हम लिमिट से एक्सीड करते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है अगर हम लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं तब भी। नेक्स्ट इज सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन। सेक्शन 188 किसके बारे में बात करता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो सेक्शन 188 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनीज। अगर हमने प्रायर अप्रूवल ले लिया है, तो किसका प्रायर अप्रूवल, गवर्नमेंट कंपनी से अगर प्रायर अप्रूवल ले लिया है किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए, तो जो सेक्शन 188 में उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे।
कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होने वाला है, तो नॉर्मल कंपनी के केस में क्या होता है, सेक्शन 188 एप्लीकेबल होता है। बट गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है, तो हमें सेक्शन तो उस कंपनी को सेक्शन 188 एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 196 सबसेक्शन 2, 4 एंड 5 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर पर्सनल। मैनेजरल पर्सन अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि उसकी टर्म जो मैक्सिमम 5 years हो सकता है, बोर्ड का या मेंबर्स का रिजोल्यूशन होता है, MR1 फाइल करना होता है और मीटिंग में डिस्क्लोज करने पड़ते हैं सारे उसके टर्म्स। ये सब की गवर्नमेंट कंपनी के केस में जरूरत भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के केस में सेक्शन 196 सबसेक्शन 2, 4 और 5 एप्लीकेबल भी नहीं है। जो टर्म से रिलेटेड और जो भी प्रोविजन है वो सब एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट इज सेक्शन 203 सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 यानी 1 से लेकर जितने भी 4 वाले प्रोविजंस हैं अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, वो सिर्फ CFO और CS यही तो मैंडेटरी है। उसके अलावा MD, CEO, WTD ये सब कंपलसरी नहीं है। जो भी इनके प्रीमियम प्रोविजंस है भी एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में सिर्फ CFO और CS मैंडेट। ये याद रखना, केस लॉ आ सकते हैं इन एग्जेम्पशंस पे कि अपॉइंटमेंट ऑफ KMP सेक्शन 203 सबसेक्शन 1 to 4 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनीज। इज दिस राइट? या नहीं, सिर्फ CFO और CS मैंडेटरी है। उसके अलावा जो भी है वो सब कंपलसरी नहीं है और बिना प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। सो ये तो हमने सारे गवर्नमेंट के जितने भी एक्सेम्पशन है, गवर्नमेंट कंपनीज पे जो एक्सेम्पशन थे वो पढ़ लिए हैं। याद रखना कि गवर्नमेंट कंपनी पे वो एक्सेम्पशन है या सारी गवर्नमेंट कंपनीज पे है या फुली ओन सब्सिडरी पे ही है। सारे सेक्शंस को ध्यान से। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, ऑडिटर प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट कंपनीज। तो नॉर्मल कंपनीज में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं फॉर अ टाइम, दैट इज जनरली 5 years। ओके, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? CNAG। जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई उसके 60 डेज के अंदर अंदर CNAG फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। अगर CNAG फेल हो गई तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो बोर्ड, आज अगर कंपनी रजिस्टर हुई उसके 60 डेज का टाइम पीरियड CNAG के पास है। अगर उसने उस पीरियड में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया तो ठीक, नहीं किया तो जिस दिन 60 डेज फिनिश हुए उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर। अब बोर्ड भी फेल हो गया तो जिस दिन 30 डेज खत्म होंगे उसके 60 डेज के अंदर अंदर EGM बुलाई जाएगी और उस EGM के अंदर, EGM मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बुलाई जाएगी विद इन 60 डेज और उसमें फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। वो फर्स्ट ऑडिटर कब तक के लिए होगा? फर्स्ट AGM तक के लिए। ठीक है ना? सो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? CNAG विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर वो फेल हुआ तो जिस दिन 60 डेज एंड हुए उसके 30 डेज के अंदर बोर्ड करेगा अपॉइंट। अगर बोर्ड भी 30 डेज में फेल हुआ तो उसके 60 डेज के अंदर अंदर EGM बुलाई जाएगी और वहां फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि अगली मतलब जो कि कंपनी की फर्स्ट AGM तक अपॉइंट उसका टाइम पीरियड रहेगा। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट तो हो गया, बाकी का जिस टाइम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट अप्रैल से 180 डेज के अंदर अंदर CNAG ऑडिटर अपॉइंट करेगा, जो कि नेक्स्ट AGM तक चलेगा। उसका टेन्योर क्या रहेगा? नेक्स्ट AGM। इन केस ऑफ अगर कैजुअल वैकेंसी हुई तो CNAG विद इन 30 डेज अपॉइंट करेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? फर्स्ट अपॉर्चुनिटी किसके पास होती है? CNAG के पास होती है। ठीक है ना? तो कैजुअल वैकेंसी के केस में CNAG विद इन 30 डेज करेगा और CNAG फेल होता है तो बोर्ड करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी वो किसके पास जाएगी? जैसे कि हम देख रहे हैं कि CNAG अपॉइंट कर रहा है तो सबसे पहले ऑडिटर किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा? CNAG को करेगा, जिसमें सब कुछ होगा कि उन्होंने क्या ऑडिट किया है, जो CNAG ने डायरेक्शंस दिए थे वो कंप्लाई हुए कि नहीं है, उन्होंने उनके ऊपर ऑडिटर्स ने उन डायरेक्शंस के ऊपर प्रॉपर एक्शंस लिए थे कि नहीं लिए थे, क्या इंपैक्ट हुआ उनका फाइनेंशियल्स पे। और CNAG के पास पावर है कि वो ऑडिटर को अपॉइंट भी करता है और उसको डायरेक्ट भी करता है और उन्हें वो फॉलो करने पड़ते हैं डायरेक्शंस। ठीक है, अगर CNAG चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है। जिस दिन उसे रिपोर्ट मिलती है उसके 60 डेज के अंदर अंदर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कंडक्ट करा सकता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है, ऑडिट रिपोर्ट पे कमेंट या सप्लीमेंट भी कर सकता है। जो भी वो कमेंट करेगा वो उन सब पर्सन्स को जाएगी जिनके पास ऑडिट रिपोर्ट जाती है, जिनके पास ऑडिट रिपोर्ट जाएगी उन लोगों के पास जो CNAG ने कमेंट किए हैं वो भी उसके साथ अटैच होके जाएंगे और ये जो कमेंट्स है ये ऑडिट रिपोर्ट के साथ AGM में प्रेजेंट भी किए जाएंगे। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है कंपनी की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो एनुअल रिपोर्ट कितने दिनों में बन जानी चाहिए? विद इन 3 months ऑफ AGM। एनुअल रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड विद इन 3 months ऑफ द AGM। वो प्रिपेयर होने के बाद उसे पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है विद ऑडिट रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट दोनों 3 महीने के अंदर अंदर AGM होने से पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। यहाँ पे जो ऑडिटर अपॉइंट करता है वो CNAG करता है फर्स्ट 60 डेज में, नहीं किया तो बोर्ड करेगा 30 डेज में, बोर्ड ने भी नहीं कर पाया तो AGM के 60 डेज में करेगा, उसका टेन्योर रहेगा फर्स्ट AGM तक। नेक्स्ट जो करता है वो CNAG करता है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से 180 डेज के अंदर, उसका टेन्योर रहता है अंटिल नेक्स्ट AGM। तो कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो CNAG विद इन 30 डेज फिल करता है, अगर वो नहीं कर पाता है तो बोर्ड कर लेता है नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। ऑडिटर की इनपुट CNAG के पास जाएगी, वो उस पे जो भी वो डायरेक्शंस देता है उन्हें कंप्लाई करना पड़ता है ऑडिटर्स को और CNAG
सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कंडक्ट करा सकता है विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग ऑडिटर रिपोर्ट। जो भी एनुअल रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मेंबर है तो वो पार्लियामेंट के पास प्रेजेंट होगी विद इन 3 मंथ्स ऑफ दी एजीएम। एजीएम के एजीएम आज हुई उसके 3 महीने के अंदर आप एनुअल रिपोर्ट में प्रिपेयर करो और पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करो। अगर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो सेम रिपोर्ट आपको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू एंड बाय।